67 साल की उम्र में 4 दशक तक अपने घर से सिलाई करके गुजारने के बाद मुझे कभी नहीं लगा था कि एक दिन मेरी बहू ताशा मेरी ही गैर मौजूदगी पर खुशियां मनाएगी। जैसे मेरी मौजूदगी उसके लिए किसी मनहूस साई की तरह हो जिससे वो आखिरकार बच गई हो। उस शनिवार की सुबह भी मैं हमेशा की तरह सूरज निकलने से पहले ही उठ गई, जैसे पिछले 15 साल से हर दिन उठती आई हूं, जब से मेरे पति कमलेश का देहांत हुआ था। मैंने बड़े ध्यान से अपना नेवी ब्लू सिल्क का सूट प्रेस किया, वही जो खास इसी दिन के लिए 3 महीने पैसे जोड़कर खरीदा था। आज मेरे बेटे अर्जुन की शादी थी, मेरा इकलौता बेटा, वही बच्चा जिसे मैंने अकेले पाला जब कमलेश की एक फैक्ट्री हादसे में मौत हो गई थी और हम दोनों सिर्फ 35 साल के थे। मैंने अपने बाल ठीक किए, माँ की दी हुई मोती की बालियां पहनी और 5वीं बार अपना शादी का तोहफा चेक किया। 2 महीने में तैयार किया हुआ हाथ कढ़ाई वाला पूरा बेडशीट सेट। ये वही काम था जो मैंने रोज की सिलाई के ऑर्डर पूरे करने के बाद रातों में बैठकर पूरा किया था। मुसीबत तब शुरू हुई जब मैं अपने घर से नगीना कॉलोनी से निकलकर सेंट फ्रांसिस हॉल पहुंचना चाह रही थी। रात में मेन पानी की लाइन फट गई थी, जिससे पूरी मुख्य सड़क डूब गई थी। दमकल वाले 3 ब्लॉक बंद कर चुके थे और गाड़ियां सब अंदर की गलियों में मोड़ी जा रही थी, गालियां जो मुझे आती ही नहीं थी। मेरी पड़ोसन दिलशाद ने खिड़की से चिल्लाकर कहा, ओ शांति दीदी, इधर से नहीं निकल पाओगी, सुबह 5 बजे से पूरा रास्ता बंद है। मुझे 15 ब्लॉक अपनी हील्स में पैदल चलना पड़ा, तब जाकर एक ऑटो मिला जिसने पूरा शहर घूमकर मुझे पहुंचाने की हाँ की। जब तक मैं सेंट फ्रांसिस पहुंची, शादी की रस्में खत्म हो चुकी थी। मैं मेहमानों के गेट की तलाश में इधर उधर देख रही थी, लेकिन पार्किंग में उलझकर गलती से उस बाग में पहुंच गई जहां दुल्हन की सहेलियां फोटोशूट के बीच आराम करने आती थी। यही वो जगह थी जहां मैंने अपनी बहू ताशा की अविश्वसनीय आवाज सुनी। वो अपनी सहेलियों कियारा और सानिया से बातें कर रही थी। भगवान का शुक्र है कि वो पूरी रस्में मिस कर गई, ताशा हंसते हुए बोली। तुम जानती हो कैसी है, हमेशा अपनी दुख भरी कहानियां हमेशा बताती रहती है कि अर्जुन को कैसे अकेले पाला, कैसे पैसे नहीं थे, अच्छा हुआ अभी आई है। कियारा भी हंस पड़ी, अरे सासें तो ऐसी ही होती हैं, हमेशा खुद को पीड़ित दिखाती हैं। मेरी माँ कहती है ये उन बूढ़ी औरतों की आदत होती है जिनके पास और कोई काम नहीं होता। सानिया ने बात पूरी की, ऊपर से सोचो, अगर वो अपनी पुरानी ड्रेस में आ जाती तो साफ दिखता है कि उन्हें समझ ही नहीं है कि शादी वाड़ी में कैसे तैयार होते हैं। अच्छा है कोई गरीब सास वाला ड्रामा नहीं हुआ। तीनों की हंसी बगीचे में गूंज रही थी और मैं बूगनवेलिया की झाड़ी के पीछे खड़ी जम सी गई। उनकी बातें सीधी मेरे सीने में बर्फ जैसी चुभ रही थी। पुरानी ड्रेस, ये वही सूट था जिसके लिए मैंने 1 हफ्ते की कमाई खर्च की थी। दुख भरी कहानियां, मैंने तो वही बताया जब किसी ने पूछा सच बोलना बुरा कब से हो गया, गरीब सास का ड्रामा। 2 साल तक मैंने अर्जुन और ताशा को उनके फ्लैट की डाउन पेमेंट के लिए अपने जमा पैसे हर महीने दिए थे, यहाँ तक कि पूरे 6 लाख रुपए जोड़ दिए थे। मैंने गहरी सांस ली, सूट सीधा किया, पर्स में रखे छोटे आईने में मेकअप चेक किया और मुस्कुराहट के साथ मुख्य दरवाजे से हॉल में दाखिल हुई। माँ, आप आ गई। अर्जुन मुझे देखकर दौड़ता हुआ आया और गले लगा लिया। माँ, मुझे तो डर लगने लगा था कहीं कुछ हो ना गया हो। मैंने उसे कस कर पकड़ा, उसकी नई परफ्यूम की खुशबू, उसके महंगे शेरवानी का कपड़ा सब महसूस किया। सड़क पर पाइप फट गया था बेटा, लेकिन तेरी शादी मिस कर दूं, कभी नहीं। ताशा आई, उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। अरे मम्मी जी, बहुत अफसोस हुआ कि आप फेरे मिस कर गई, बहुत सुंदर थे। मैंने उसके गाल पर हल्की सी किस रखी। सबसे जरूरी है कि तुम दोनों खुश रहो, भगवान आशीर्वाद दे। पूरी दावत के दौरान मुझे कई बातें साफ दिखीं जो पहले शायद मैं नजरअंदाज कर देती थी। अर्जुन की बड़ी मौसी सरिता कुछ लोगों को मुझे अर्जुन की माँ कहकर परिचय कराती, लेकिन जैसे ही कोई मेरे काम या जिंदगी के बारे में पूछता, वो तुरंत विषय बदल देती। भांजा नीरज बस औपचारिक सा हल्का सा चूम कर निकल गया। मेरी भतीजियां रिया और कृतिका, जो हर फैमिली फंक्शन में मुझसे बातें करने दौड़कर आती थीं, आज बस नमस्ते करके किनारे हो गईं। जब तोहफे खोले जाने लगे, मैंने सबके चेहरे पढ़े। महंगे गिफ्ट्स पर खुशी और तारीफों की बरसात हो रही थी। लेकिन जब अर्जुन ने मेरा कढ़ाई वाला गिफ्ट खोला, ताशा ने बस उसे उठाकर बेमन से थैंक यू मम्मी जी कहा और तुरंत टेबल के नीचे रख दिया, छोटे गिफ्ट्स के साथ।
मेरी 60 रातों की मेहनत बस एक औपचारिकता। उसी पल मुझे बगीचे में सुनी बातें और गहरी समझ आईं। ये सिर्फ शादी के तनाव में की गई क्रूर टिप्पणी नहीं थी, ये असल में उनकी सच्ची सोच थी। मैं उनके लिए बोझ थी, पुरानी सोच वाली, उनकी चमकदार नई दुनिया में फिट न बैठने वाली। डिनर में मुझे ऐसी मेज पर बिठाया गया जहां सब ताशा के दूर के रिश्तेदार थे, नम्र पर दूर दूर से। मुख्य टेबल पर अर्जुन और ताशा थे, चारों तरफ उनके दोस्त जो महंगे कपड़े पहने, जिनकी बातचीत मेरे लिए किसी विदेशी भाषा जैसी थी। निवेश, विदेश यात्राएं, प्रीमियम रेस्टोरेंट्स, जैसे कोई अदृश्य दीवार हमारे बीच थी। डांस शुरू हुआ, ऐसे गानों पर जिन्हें मैंने कभी नहीं सुना था। मैं पूरी रात इंतजार करती रही कि अर्जुन आए और मुझे नाचने के लिए बोले, जैसे वो हर फैमिली फंक्शन में करता था। लेकिन वो अपनी पत्नी और दोस्तों में खोया रहा। रात 11 बजे जब पार्टी अपने चरम पर थी, मैं उठकर बोली, बेटा मैं निकलती हूँ, सुबह काम है। उसने बस यूं ही सा गले लगा लिया। अरे इतनी जल्दी माँ? ठीक है, बाय, अच्छी रात। ताशा ने भी औपचारिक सा गाल छुआ। थैंक यू मम्मी जी, आने के लिए, मिलते हैं फिर। लेकिन उसकी आंखों में मैंने वही देखा, राहत, जैसे मेरी मौजूदगी हटने पर ही उसकी पार्टी पूरी हुई। घर लौटते हुए 40 मिनट की कैब यात्रा में मैंने रात की हर बात दोहराई। कहाँ कहाँ मुझे अनदेखा किया गया, कहाँ मैं अकेली बोलती रह गई, कहाँ मेरे गिफ्ट को तिरस्कृत किया गया, कहाँ अर्जुन ने मुझे अपनी दुनिया से दूर रखा। क्या मैं इतने साल एक झूठी उम्मीद में जीती रही? क्या मैं उसके जीवन में सिर्फ एक औपचारिक माँ थी? उस रात अपने छोटे से एक कमरे वाले घर में मैं उसी झूले वाली कुर्सी पर बैठी जिसमें मैं कढ़ाई करती थी, और अपने सारे त्याग याद करने लगी। वो डबल शिफ्ट्स जो मैंने की ताकि अर्जुन अच्छे स्कूल जा सके, वो दिन जब मैंने अपनी चीजें बेचकर उसे कपड़े दिलाए ताकि वो ताशा जैसी संपन्न परिवार की लड़की के सामने हीन महसूस न करे, वो रविवार जब मैं जाना पहचाना खाना बनाती जिसे ताशा फोटो खींचकर इंस्टाग्राम पर डालती, मगर खुद कभी बनाना नहीं सीखा। फिर मुझे ताशा की वे बातें याद आईं जो अब असली मतलब लेने लगी थी। मम्मी जी, आप कुछ मॉडर्न कपड़े क्यों नहीं लेती? अर्जुन तो हेल्प कर ही सकता है। या आपको दिक्कत नहीं होती लोगों को बताने में कि आप अभी भी काम करती हैं, अर्जुन तो प्रोफेशनल है। या आपकी उम्र की महिलाएं छोटे बाल रखती हैं, थोड़ा स्मार्ट लगता है। उस समय मैंने इन्हें सलाह समझा, अब एहसास हुआ ये मुझे बदलने की कोशिश थी ताकि मैं उनकी सोसाइटी में शर्मिंदगी न बनूं। जब मैंने रात में अपना नेवी ब्लू सूट उतारा तो अलमारी के शीशे में अपनी झलक देखी और सालों में पहली बार खुद को वैसे देखा जैसे दुनिया देखती थी। एक 67 साल की बुजुर्ग महिला, सफ़ेद होते बाल, झुर्रियों वाली त्वचा, सिलाई से खुरदुरे हाथ, साफ सुथरे मगर साधारण कपड़े। एक ऐसी माँ जिसका अतीत विनम्र था और जिसे उसका अपना बेटा अब अपने शानदार नए जीवन से दूर रखना चाहता था। उस रात लगभग 3 बजे अलमारी के उसी दर्पण के सामने खड़ी होकर मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरे दिल के भीतर कुछ बहुत गहरा टूट गया है। कोई शोर नहीं, कोई नाटक नहीं, बस एक शांत सी दरार जो अचानक मुझे वो सच दिखाने लगी जिसे मैं महीनों से अनदेखा कर रही थी। मेरा बेटा अब मुझे एक सक्रिय, मौजूद रहने वाली माँ की तरह नहीं चाहता था। उसे मेरी ज़रूरत केवल एक संभाली हुई याद के रूप में थी, एक ऐसी पारिवारिक जिम्मेदारी जिसे कभी कभार निभाया जा सके, लेकिन जो उसकी असली जिंदगी में दखल न दे। अगली सुबह रविवार को अपनी छोटी सी रसोई में चाय पीते हुए पिछले 1 साल के वे सारे संकेत याद आने लगे जिन्हें मैं जानबूझकर नज़रअंदाज करती रही थी। अर्जुन की मुलाकातें जो धीरे धीरे कम होती गईं, वो भी जल्दी में, क्योंकि ताशा बाहर कार में इंतजार कर रही थी। उसके फ़ोन कॉल्स जो इतने छोटे और जल्दबाजी वाले होते कि लगता वो किसी और काम में व्यस्त है और बस औपचारिकता निभा रहा है, और वो पारिवारिक निमंत्रण जो हर बार और देर से आते, मानो ये सोच विचार चला हो कि मुझे बुलाया जाए या नहीं। मुझे 3 महीने पहले की एक घटना भी याद आई।
अर्जुन मेरे घर आया था और बाथरूम में था। तभी ताशा का फोन आया। उसे पता नहीं था कि मैं ड्राइंग रूम में हूँ, इसलिए वो तेज आवाज में बोली, तुम्हारा यहाँ काम खत्म हुआ? कियारा ने लंच पर बुलाया है। मैं देर नहीं करना चाहती, सिर्फ इसलिए कि हम विजिटिंग पर हैं। विजिटिंग? अपने ही बेटे का अपनी माँ के घर आना भी उसके लिए किसी काम जैसा था जिसे जल्दी निपटाना था। जब अर्जुन बाहर निकला, मैंने झूठ बोल दिया कि मैं गार्डन में थी ताकि उसे बुरा न लगे, लेकिन उसके शब्द मेरे मन में खुदे रह गए थे। इसके बाद के 2 हफ्तों में मैंने एक चुपचाप प्रयोग किया। मैंने अर्जुन को फोन करना बंद कर दिया। न कोई सुबह का मैसेज, न रात का, न ये पूछना कि उनका वीकेंड कैसे बीता। मैं बस देखना चाहती थी कि क्या मेरी खामोशी की कमी उसे महसूस होगी। नतीजे दर्दनाक थे। उसे मुझे फोन करने में पूरे 8 दिन लगे और तब भी उसने फोन सिर्फ एक काम के लिए किया। उसने कहा था, माँ, मैंने कुछ नई फॉर्मल शर्ट्स ली हैं, उन पर इनिशियल्स कढ़वा दो। उसने नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। उसने नहीं बताया कि मैं कई दिनों से चुप क्यों थी। उसे ये भी जिज्ञासा नहीं हुई कि मेरी सेहत या दिन कैसे गुजर रहे हैं। उसके लिए मैं बस एक सुविधा थी, एक रिसोर्स। मैंने हाँ कहा, लेकिन उन शर्टों पर रात को बैठकर कढ़ाई करते हुए मैंने अपने दिल में एक बड़ा फैसला लिया। कोई नाटक नहीं, कोई बदला नहीं, बस अपने एक्सपेक्टेशंस बदलने का, अपने दिल को वहां न लगाने का जहां लौटकर वही स्नेह नहीं मिलता। इन्हीं दिनों मैंने कई और बातें नोटिस करना शुरू किया। पिछले कई सालों में विधवा होने के बाद मैंने अपना घर हमेशा स्पॉटलेस रखा था, मानो परिवार कभी भी आने वाला हो। जन्मदिन पर बड़े बड़े उपहार खरीदने के लिए बचत करती रही, जबकि मुझे उनके बदले जो उपहार मिले वो सस्ते और बिना सोच के खरीदे हुए थे। मैंने अनगिनत बार इलैबोरेट डिनर्स बनाई थीं, लेकिन मुझे कभी उनके घर इसी तरह आमंत्रण नहीं मिला। पिछले हफ्ते ताशा ने फेसबुक पर डिनर फोटोज पोस्ट की, उसके परिवार के साथ एक बड़ी पार्टी जिसमें अर्जुन सबके साथ हंस रहा था। मुझे न बुलाया गया न बताया गया। जब मैंने कैजुअली अर्जुन से पूछा तो उसने कहा, बस अचानक सा हुआ था माँ, और ताशा को लगा आपको वहाँ का खाना पसंद नहीं आता। ये वे सौम्य झूठ थे जो जानबूझकर की गई अनदेखी को सही ठहराने के लिए बोले जाते हैं। शादी के 3 हफ्ते बाद जब मैं आदत के अनुसार किसी के लिए नहीं बल्कि अपने मन के लिए टेबल नैपकिन्स पर कढ़ाई कर रही थी, फोन बजा। ताशा थी। मम्मी जी, शनिवार को फ्री है, मेरी माँ आपसे थोड़ा और मिलना चाहती हैं, छोटा सा लंच रख रहे हैं। उसकी आवाज में सामाजिक मजबूरी का भाव साफ था। मैंने रिफ्लेक्स से पूछा, क्या बनाना है? वो बोली, अरे नहीं, बस मेहमान की तरह आइए, सब तैयार रहेगा। शनिवार को जब मैं ताशा के माता पिता के घर पहुंची, बैंगलोर के एक अपस्केल इलाके में, मैं अपने साथ अपनी बनाई हुई नारियल वाली मलाईदार मिठाई भी ले गई, जिसे मैंने सुबह भर मेहनत करके बनाया था। घर बहुत बड़ा था, बिल्कुल किसी मैगजीन जैसा। लॉन, आधुनिक फर्नीचर, महंगे शो पीस। उसके माता पिता मीरा और महेश ने औपचारिक नम्रता से स्वागत किया, पर गर्मजोशी नजर नहीं आई। पूरे भोजन के दौरान बातचीत उन्हीं विषयों पर घूमती रही, विदेश यात्राएं, महंगे रेस्टोरेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स। जब मैंने अपने सिलाई के काम के बारे में कोई छोटी सी बात बताई या अर्जुन को अकेले पालने के अनुभव, उनकी बातचीत तुरंत रुक जाती और फिर किसी दूसरे विषय पर मुड़ जाती, मानो मेरी जिंदगी उनके दुनिया के लिए उपयुक्त नहीं थी। ताशा बीच बीच में जैसे ट्रांसलेशन कर रही हो। मम्मी जी घर से सिलाई करती थीं कई साल, या इन्होंने बहुत स्ट्रगल की है जब अर्जुन छोटा था। उसकी टोन में दया कम और अहंकार ज्यादा था। खाना खत्म होने के बाद जब मैं बर्तन उठाने में मदद कर रही थी, जबकि उन्होंने कहा था कि जरूरत नहीं, मैंने किचन में मीरा को धीरे से कहते सुना, मेहनती हैं, पर साफ दिखता है कि इनका बैकग्राउंड हमसे बहुत अलग है। उम्मीद है अर्जुन बैलेंस रखे, अपने सोशल इमेज के साथ समझदारी रखनी होगी। ताशा ने जवाब दिया, हाँ थोड़ा मुश्किल है, पर अर्जुन समझता है कि उसके अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अब। उस रात घर लौटते हुए मैंने पहली बार पूरी स्पष्टता महसूस की। ये सब मेरी कल्पना नहीं थी, ये संवेदनशीलता नहीं थी। इस नए परिवार में मेरी जगह जानबूझकर छोटी की जा रही थी, चुपचाप, लगातार। शायद दुश्मनी नहीं थी, पर उनकी नई सामाजिक दुनिया में मेरे जैसे साधारण अतीत वाली माँ के लिए कोई सम्मानजनक स्थान नहीं था। इसके बाद के दिनों में मैं अपने घर को नए नजरिए से देखने लगी।
दीवारों पर लगी तस्वीरें, अर्जुन के कॉलेज के पत्र, वो वादे जो उसने बचपन में किए थे और वे अच्छे पल जब वो पूरी तरह मेरा था, सब बीते समय की चीजें लगने लगीं। अब का अर्जुन शादीशुदा, सफल, सामाजिक रूप से अपग्रेडेड, माँ को बस सीमित और सुविधाजनक रूप में रखना चाहता था। और फिर आया वो दिन, शादी के 1 महीने बाद, जब अर्जुन शाम को अचानक मेरे घर आया। ताशा साथ नहीं थी। उसके चेहरे पर एक तनाव भरी गंभीरता थी। माँ, हमें बात करनी है। वो उसी कुर्सी पर बैठा जहाँ कभी स्कूल का होमवर्क करता था। हम बच्चे करना चाहते हैं और हमें अपनी छवि, हमारी सोशल सर्कल और हमारे फ्यूचर के बारे में बहुत सोचना होगा। मैंने कहा, ठीक है बेटा, कहो। उसने शब्द तौल तौल कर बोले, जैसे कई बार रिहर्सल किया हो। ताशा का कहना है कि अगर आप हमारे सोशल गैदरिंग्स में कम आए तो बेहतर होगा। ना कि हम आपको प्यार नहीं करते, पर आपकी दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। कभी कभी ऑकवर्डनेस हो जाती है। मैंने शांत स्वर में पूछा, कैसी ऑकवर्डनेस? वो बोला, आप पैसे की बातें कर देती हैं, अपने संघर्ष बता देती हैं। ये गलत नहीं है, बस लोग अलग सोचने लगते हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसा इम्प्रेशन बने। यही वो सच था जिससे मैं महीनों भाग रही थी। मेरी सच्चाई, मेरी मेहनत, मेरी गरीबी से निकली यात्रा मेरे बेटे के लिए शर्म की वजह बन चुकी थी। मैंने पूछा, तो तुम चाहते क्या हो? वो सीधा बोला, बस हम थोड़ा कम मिला करें। जब ऑफिस के लोग हों या ताशा के पेरेंट्स हों तो आप न आएं। हम कभी कभी अकेले लंच कर लेंगे। मैं कई मिनट चुप रही। वो सब सुनते हुए एक माँ की जगह कोई और होती तो शायद रो पड़ती, लेकिन मेरे भीतर कुछ ठंडा और साफ उतर रहा था। आखिर मैंने कहा, ठीक है, और उसकी आंखों में तुरंत राहत तैर गई। उसने मुझे गले लगाया, लेकिन उसे क्या पता था, उस आलिंगन के भीतर ही मेरी दुनिया बदल चुकी थी। उस रात जब अर्जुन ये सोचकर चला गया कि उसने समस्या सुलझा दी है, मैं अपनी सिलाई मशीन के पास बैठ गई। न बदला, न आरोप, बस एक नई जिंदगी की योजना लेकर। 32 सालों तक मैं सिर्फ माँ थी। अब मुझे ये पता लगाना था कि संध्या कौन है, माँ से अलग अपने आप में। अगले 7 दिन मेरे विधवा जीवन के सबसे शांत दिन थे। न फोन का इंतजार, न घर को स्पॉटलेस रखने की चिंता, न एक्स्ट्रा खाना बनाना। मानो मैं किसी दूसरी दुनिया में चली गई, जहाँ पहली बार मेरी अपनी आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैंने अपने घर के हर कोने को देखा, साफ करने के लिए नहीं, याद करने के लिए। हर चीज़ एक कहानी थी। अर्जुन के पुराने पत्र, उसके चाइल्डहुड ड्राइंग्स, उसके वादे। माँ, बड़ी होकर आपको बड़ा घर दिलाऊंगा। माँ, आपकी मेहनत कभी नहीं भूलूंगा। तकनीकी रूप से उसने वादे निभाए थे। पैसे दिए, शुक्रिया कहा, सम्मान किया, लेकिन असली चीज हो गई थी। वो प्यार जिसमें औपचारिकता नहीं होती, वो सम्मान जो दिखावा नहीं होता, वो जगह जो माँ को बिना कहे दी जाती है। मेरी जगह धीरे धीरे बदल दी गई थी। एक ऐसी माँ में जिसे जरूरत पड़े तभी याद किया जाए और बाकी समय सोशल दुनिया से दूर रखा जाए। उस हफ्ते की बुधवार दोपहर, जब मैं पिछले कुछ महीनों के बिलों को व्यवस्थित कर रही थी, मुझे वे सारी पर्चियां मिली जिनमें मैंने अर्जुन की सगाई और शादी के दौरान किए गए छोटे छोटे लेकिन लगातार खर्च दर्ज किए थे। अलग अलग देखें तो वो रकम बहुत छोटी लगती थीं, पर जब जोड़कर देखा तो समझ आया कि वे मेरी लगभग 6 महीनों की पूरी पेंशन के बराबर थीं। वो 4,000 रुपए जो मैंने तब दिए थे जब ताशा ने शादी से पहले फ्रिज बदलना चाहा था, वो 8,000 रुपए जो मैंने उनकी टेस्ट केक के लिए खास सामान खरीदने में लगाए थे, वो 2,000 रुपए का सगाई का गिफ्ट जिसे ताशा ने खुद चुना था, वो पेट्रोल जो मैंने उनकी शादी की शॉपिंग में उनके साथ घूमने में खर्च किया था, क्योंकि ताशा को बड़ी उम्र वाली औरत की राय चाहिए थी। हर खर्च को कभी अभी तो इमरजेंसी है या तुम्हारी ब्लेसिंग है कहकर लिया गया था, लेकिन न कभी लौटाया गया और न कभी उसका जिक्र हुआ। मुझे पैसों की कमी नहीं खटकी, खटका तो ये कि मैं कितनी नाइव थी। मुझे एक आर्थिक सहारा की तरह इस्तेमाल किया गया, लेकिन सामाजिक रूप से बोझ माना गया। गुरुवार सुबह मेरी सबसे करीबी दोस्त दिलशाद मिलने आई, जैसे वो पिछले 20 सालों से हर हफ्ते आती थी।
वो मेरी विधवा वर्षों की साथी थी, मेरे सारे संघर्षों की साक्षी। जैसे ही वो रसोई में बैठी, उसने मेरी चुप्पी पढ़ ली। क्या हुआ शांति, आज बड़ी शांत हो? मैंने उसे सब बता दिया। शादी, ताशा की बातें, अर्जुन की विनती कि मैं कम दिखूं, और वो पूरी बातचीत जिसे सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया था। दिलशाद ने बिना टोके पूरी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में जो उदासी थी उसने साफ कर दिया कि ये बस मेरा वहम नहीं था। वो बोली, देख बहन, ये यहाँ बहुत घरों में होता है। बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बन जाते हैं, अच्छी जगह शादी कर लेते हैं और धीरे धीरे अपनी जड़ों से शर्माने लगते हैं। बुरे नहीं होते, बस अपने पुराने हालात छुपाना चाहते हैं। उसकी बात दिल पर लगी, क्योंकि वही मेरी सबसे बड़ी डर थी। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं है, मैंने बहुत कमजोर आवाज में कहा। उसने कभी नहीं छिपाया कि हम आम मजदूर परिवार से हैं। दिलशाद ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, हाँ, अकेले में नहीं छिपाता, पर सोच, ताशा आखिरी बार कब तुम्हारे घर आई थी? अर्जुन ने आखिरी बार कब तुम्हें अपने दफ्तर के लोगों से मिलवाया? कब तुम्हें अपने प्लान में खुद से शामिल किया, बिना तुम्हें बार बार पूछना पड़े? उसके सवालों ने मुझे सच के सामने ला खड़ा किया। ताशा 2 साल की डेटिंग में सिर्फ 3 बार मेरे घर आई थी, वो भी 15-20 मिनट के लिए, और हर बार जल्दी जाने का बहाना लेकर। अर्जुन ने कभी मुझे अपने ऑफिस की किसी पार्टी में नहीं बुलाया, यहाँ तक कि उस वार्षिक कार्यक्रम में भी जहाँ परिवार को इनवाइट किया जाता था। और जब भी मैं पारिवारिक आउटिंग का सुझाव देती, हमेशा कोई ना कोई उचित समय का इंतजार होता। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती, मैंने पूछा। पहली बार किसी की सलाह की सच में जरूरत महसूस हुई। दिलशाद बोली, ये तुझे तय करना है। तू वही माँ बनी रहे जो हमेशा अवेलेबल है पर जरूरत पड़ने पर गायब कर दी जाती है, या 30 साल बाद पहली बार अपने लिए जीना शुरू करे। उस दोपहर दिलशाद के जाने के बाद मैं अपनी झूला कुर्सी पर बैठी और पहली बार सोचने लगी, अगर मैं अर्जुन और ताशा के बारे में सोचना बंद कर दूं तो मेरी जिंदगी कैसी दिखेगी? अगर मैं वो सब कढ़ाई करना बंद कर दूं जिसे कोई मान नहीं देता तो मेरी शामें कैसी होंगी? अगर मैं हर महीने उनकी इमरजेंसीज के लिए पैसे ना बचाऊं तो मैं अपने पैसे कहाँ खर्च करूंगी? अगर मैं अपनी शेड्यूल उनके हिसाब से फ्लेक्सिबल न रखूं तो मेरे अपने प्लान्स कैसे होंगे? और फिर कई सालों बाद पहली बार मैंने अपने लिए सपने देखे। मैं हमेशा कंप्यूटर सीखना चाहती थी ताकि अपने पुराने सहकर्मियों से जुड़ सकूं जो अलग अलग शहरों में रहते थे। मैं एडवांस्ड एम्ब्रॉयडरी सीखना चाहती थी। बहुत सी तकनीकें थीं जिन्हें मैं बस देख देख कर करती थी, पर कभी औपचारिक रूप से सीखा नहीं। मैं अपनी बहन माया से मिलने जाना चाहती थी, जो कलकत्ता में रहती थी और जिसने मुझे जाने कितनी बार बुलाया था। मैं हर बार यही कहकर मना कर देती, अगर अर्जुन को कुछ चाहिए हुआ तो। शुक्रवार रात जब मैं टीवी के सामने अकेली खाना खा रही थी, फोन बजा। अर्जुन था। हाय माँ, कैसी हो? बस ऐसे ही फोन किया। उसकी आवाज वही थी, संभल कर बोलने वाली, जैसे वो ये सुनिश्चित करना चाहता हो कि मैं नाराज ना हूं। मैंने सामान्य स्वर में कहा, ठीक हूं बेटा, अपनी ही दुनिया में। वो बोला, हमारी बात पर सोचा? उसकी आवाज में छुपी बेचैनी साफ थी। वो चाहता था कि मैं पुष्टि कर दूं कि मैं सच में उसकी रिक्वेस्ट मान चुकी हूं। मैंने कहा, हाँ, ठीक सोचा तुमने, सबके लिए थोड़ा स्पेस बेहतर है। फोन के उस पार उसका राहत वाला सांस मैं सुन सकती थी। थैंक यू माँ, हम आपको प्यार करते हैं, बस चाहते हैं कि सब कंफर्टेबल रहें। फोन रखते ही मैंने सोचा, उनकी कंफर्ट को मेरी डिस्कम्फर्ट की जरूरत क्यों है? उनकी पीस को मेरे साइलेंस की क्यों? उस सप्ताहांत मैंने पहली बार कुछ ऐसा किया जो मैंने वर्षों से नहीं किया था। मैंने अपना वीकेंड सिर्फ अपने लिए जिया। न मैंने अर्जुन के लिए पसंद का खाना बनाया, न घर एक्स्ट्रा साफ किया, न सज धज कर बैठी रही, न इंतजार किया कि वो बुलाएगा। और ये अनुभव अजीब तरह से आजाद कर देने वाला था। रविवार सुबह मैं खुद ही सेंट मेरी चर्च चली गई, जहां 20 साल से जाती आई थी, लेकिन अब सिर्फ तब जाती थी जब अर्जुन और ताशा के पास मेरे लिए कोई योजना न होती। चर्च के बाद बाहर निकलते हुए मेरी हम उम्र एक्वेंटेंस बीट्रिस ने पूछा, अर्जुन कैसा है? शादीशुदा जिंदगी में सेट हो गया? पहली बार मैंने सच कह दिया, हाँ, इतनी सेट हो गया है कि अब माँ की जरूरत बहुत कम पड़ती है। बीट्रिस मुस्कुराई, समझदारी से।
ऐसा सब बच्चों के साथ होता है। हम सोचते हैं कि हम उन्हें अपने साथी बना रहे हैं, पर असल में हम उन्हें दूर जाने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। उसकी बात बिजली की तरह दिमाग में उतर गई। मैंने 30 साल सोचा था कि मैं अपने बेटे के साथ एक मजबूत रिश्ता बना रही हूँ, पर असल में मैं उसे स्वतंत्र बना रही थी। समस्या ये नहीं थी कि वो दूर हो गया, समस्या ये थी कि मैंने खुद को उसके बिना जीना नहीं सिखाया था। उस दोपहर मैंने घर में एक प्रतीकात्मक बदलाव किया जो मेरे अंदर की आज़ादी को दर्शाता था। मैंने घर को अपने लिए सेट किया, न कि ऐसे मेहमान गृह की तरह जो हमेशा अर्जुन के लिए तैयार हो। मैंने एक्स्ट्रा डाइनिंग चेयर समेट दी, गेस्ट रूम को अपनी एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो में बदल दिया। जो किताबें बेडरूम में थीं उन्हें ड्राइंग रूम की शेल्फ पर ले आई, जहां मैं रोज उन्हें पढ़ सकूं। रसोई को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से व्यवस्थित कर लिया। हर बदलाव छोटा था, पर वो एक घोषणा थी। अब ये घर माँ का संग्रहालय नहीं रहेगा, अब ये संध्या का घर होगा। 67 साल की उस औरत का जिसने पहली बार अपने लिए जीना शुरू किया है। सोमवार सुबह मैंने और बड़े कदम उठाए। मैंने कम्युनिटी सेंटर में फ़ोन करके कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर ली। मैंने अपनी बहन माया को फ़ोन किया और कहा, अगले महीने मैं कोलकाता आ रही हूँ। मैं बैंक गई और एक नया सेविंग्स अकाउंट खोला, जहाँ मैंने अपनी पेंशन का आधा हिस्सा जमा कर दिया, जो अब उनकी इमरजेंसीज के लिए नहीं रहेगा। ये सब छोटे कदम थे, पर मिलकर ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव थे। 30 साल तक मैं सिर्फ अर्जुन की माँ थी। अब मुझे ये जानना था कि संध्या कौन है, जब माँ की भूमिका अब उसका पूरा परिचय नहीं है। मंगलवार दोपहर जब मैं अपने नए खरीदे कंप्यूटर पर अभ्यास कर रही थी, ताशा का फोन आया। मम्मी जी कैसी हैं? मेरी माँ आपको इस शनिवार लंच पर बुलाना चाहती हैं, बस लेडीज लंच है। कई हफ्तों में पहली बार उसने मुझे खुद फोन किया था और उसकी आवाज में उतनी ही बनावटी मिठास थी जितनी किसी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में होती है। मैंने पूछा, क्या अर्जुन आएगा? वो बोली, नहीं, सिर्फ हम महिलाएं, मेरी माँ, मेरी मौसी रोशनी, आप और मैं। 3 हफ्ते पहले होती तो मैं खुशी से तैयार हो जाती, क्योंकि तब मुझे हर इंक्लूजन की ख्वाहिश थी। लेकिन अब मुझे पता था कि ये केवल एक औपचारिक आमंत्रण था, जिसमें नियंत्रित किया जाता है कि मैं कब और कितनी देर दिखाई दूं। इस बार मैंने बहुत सहज आवाज में कहा, ताशा शुक्रिया, लेकिन शनिवार को मेरे ऑलरेडी प्लान्स हैं। वो चौंक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी मना करूंगी। ओह ठीक है, फिर कभी सही। उसकी आवाज में वही आश्चर्य था। फोन रखते ही मैंने मुस्कुरा दिया, क्योंकि इस बार ये झूठ भी नहीं था। शनिवार को मेरे सच्चे प्लान्स थे, मेरी पहली एडवांस्ड कंप्यूटर क्लास और मेरे नए एम्ब्रॉयडरी प्रोजेक्ट्स के लिए खास मटेरियल खरीदना। ये वीकेंड मेरा था, सिर्फ मेरा। ये सारे प्लान मैंने पहली बार सिर्फ अपनी खुशी के लिए बनाए थे, ये सोचकर नहीं कि कहीं इससे अर्जुन या ताशा की ज़रूरतों, पसंद या प्रोग्राम पर असर तो नहीं पड़ेगा। बुधवार को मुझे एक अनपेक्षित फोन आया, मेरी ननद सरिता का, वही जो शादी में मेरे साथ सबसे ज्यादा ठंडी रही थी। कैसी हो भाभी? नीरज की पहली कम्युनियन अगले महीने है, सोचा आपको इनवाइट कर दूं। फिर वही एक ऐसा निमंत्रण जो कई हफ्ते पहले आया। जरूर घर में ये चर्चा हुई होगी कि भाभी को बुलाएं या नहीं। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, बहुत शुक्रिया सरिता, आपने याद किया। क्या मैं अगला हफ्ता कंफर्म कर सकती हूँ? मैं अपना कैलेंडर सेट कर रही हूँ, ठीक से आना चाहती हूँ। ये जवाब बहुत सोचा समझा था। इससे मुझे समय मिल जाता सोचने का कि क्या मैं सच में ऐसे फंक्शंस में जाना चाहती हूँ जहाँ मेरी मौजूदगी बस बर्दाश्त की जाती है, चाही नहीं जाती। गुरुवार की रात जब मैं अपनी नई व्यवस्थित रसोई में शांति से खाना खा रही थी, मुझे एक बहुत गहरी बात समझ आई। कई दशकों में पहली बार मैं फोन की घंटी के इंतजार में बेचैन नहीं थी। मैं ये सोचते हुए नहीं बैठी थी कि देखें आज अर्जुन को मेरी ज़रूरत पड़ती है या नहीं। मैं किसी भी समय अपने प्लान्स कैंसिल करने के लिए मेंटली तैयार नहीं थी। ये जो नई इमोशनल स्वतंत्रता थी, ये किसी तगड़े झटके से नहीं आई, बल्कि धीरे धीरे आती एक शांति थी जो मुझे खुद भी हैरान कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सालों से कोई अदृश्य बोझ ढो रही थी और अब पहली बार खुद को उसे जमीन पर रख देने की इजाजत दे दी हो। अर्जुन के लिए मेरा प्यार वैसा ही था, लेकिन अब उसके साथ ये चिंता नहीं जुड़ी थी कि मुझे हर बार साबित करना है कि मैं उसकी अटेंशन और रिस्पेक्ट के लायक हूँ।
शुक्रवार की सुबह मैं नाश्ता करते हुए वही किताब पढ़ रही थी जिसे मैंने सिर्फ इसलिए खरीदा था क्योंकि मुझे उसका कवर अच्छा लगा था। ऐसा छोटा सा लग्जरी मैंने सालों से खुद को नहीं दिया था। तभी फोन बजा। अर्जुन था। हाय माँ, ताशा कह रही थी कि आप शनिवार के लंच पर नहीं आ सकती। सब ठीक है ना? तबीयत तो खराब नहीं? मैंने सामान्य लहजे में कहा, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरे और काम हैं। वो तुरंत पूछ बैठा, कौन से काम माँ? उसके स्वर में जो सच्चा आश्चर्य था वो मुझे साफ सुनाई दे रहा था, जैसे उसे कल्पना ही नहीं थी कि उसकी माँ की भी कोई सोशल लाइफ, कोई स्केड्यूल, कोई प्रायोरिटीज हो सकती हैं जो पारिवारिक कार्यक्रमों से अलग हों। मैंने सहजता से जवाब दिया, मैं कंप्यूटर क्लास ले रही हूँ और घर के कुछ काम हैं। उसने बस ओह कहा, मानो उसके दिमाग में पहली बार ये हकीकत बैठ रही हो कि उसकी दुनिया सिर्फ उसी के चारों तरफ नहीं घूमती। फोन रखने के बाद मैं बहुत देर तक उसी बातचीत के बारे में सोचती रही। सालों तक किसी भी फैमिली इनविटेशन को मैंने हमेशा अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी माना, चाहे मेरे अपने क्या प्लान्स हों। अर्जुन इसी आदत के साथ बड़ा हुआ था कि माँ हमेशा उपलब्ध है, हमेशा तैयार है, हमेशा यस कहेगी। अब जब पहली बार उसे बाउंड्रीज मिली, वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि इसे कैसे लें। उस दोपहर जब मैं अपने नए एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो में धागे और कपड़े सजा रही थी, ताशा का मैसेज आया, मम्मी जी, होप आप किसी बात से नाराज तो नहीं हैं? अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम बात कर सकते हैं। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। मेरे सिर्फ नहीं आ पाने को सीधे समस्या से जोड़ दिया गया था। सालों की इतनी आदत हो गई थी कि मैं हमेशा हाँ कहूँ, हमेशा अवेलेबल रहूँ कि अब मेरी हल्की सी अलग प्रतिक्रिया भी उन्हें इशू लगने लगी। मैंने शांत सा मैसेज किया, मैं नाराज नहीं हूँ ताशा, बस अपना समय थोड़े अलग तरीके से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। निमंत्रण के लिए बहुत शुक्रिया। उस जवाब में न सफाई थी, न गिल्ट, न कोई लंबी एक्सप्लेनेशन, बस एक साफ संकेत कि मेरी भी अपनी प्रायोरिटी है। शनिवार कई सालों बाद पहला दिन था जो पूरी तरह मैंने अपने लिए जिया। सुबह मैं कंप्यूटर क्लास गई, जहां मेरी उम्र की और महिलाएं थी जो सालों तक सिर्फ परिवार के लिए जीने के बाद अब खुद के लिए टेक्नोलॉजी सीख रही थी। दोपहर में मैं बाजार गई, ऐसे रंगीन धागे खरीदे जिन्हें मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया था, ऐसे कपड़े खरीदे जिन्हें मैं सालों से बस दूर से निहारती थी पर कभी खुद के लिए लेने की हिम्मत नहीं की थी। रात को जब मैं अपनी शांत रसोई में अकेले खाना खा रही थी, मुझे एहसास हुआ मैंने पूरा दिन लगभग बिना सोचे अर्जुन और ताशा के बारे में बिताया है। दशकों में पहली बार मेरे दिमाग में मेरे अपने प्रोजेक्ट्स, मेरी अपनी सीख, मेरे खुद की खुशी भरी चीजें चल रही थीं। ये एहसास अजीब भी था, लेकिन अंदर से बहुत भरोसा देने वाला भी। रविवार सुबह जब मैं अपने छोटे से आंगन में पौधों में पानी दे रही थी, मेरी पड़ोसन दिलशाद बाउंड्री के पास आकर बोली, अरे संध्या दीदी, अर्जुन तो अब रविवार को आता ही नहीं, कई हफ्तों से देखा नहीं उसे। उसका सवाल बिल्कुल मासूम था, पर उसने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि मेरी आंतरिक बदलाव अब बाहर भी दिखने लगे हैं। मैंने बहुत सादगी से कहा, वो अब शादीशुदा है ना, सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है। 3 महीने पहले होती तो मैं शायद जल्दी जल्दी समझाती, कितना बिजी है, कैसे इस हफ्ते नहीं आ सका, पिछले हफ्ते आया था, किसी तरह उसकी गैर मौजूदगी को जस्टिफाई करती। दिलशाद ने सिर हिलाया, यही जिंदगी है दीदी, बच्चे बड़े हो जाते हैं और हमें फिर अपने लिए जीना सीखना पड़ता है। आप कैसे हैं? अपने आप को कैसे संभाल रही हैं इन दिनों? ये पहली बार था जब किसी ने मुझसे सीधा ये पूछा कि मैं कैसी हूँ, मेरे परिवार के स्टेटस से अलग। मैंने बिना सोचे कह दिया, बहुत अच्छी हूँ, नई चीजें सीख रही हूँ, पुराने सपने पूरे कर रही हूँ, अपने लिए समय होना अच्छा लग रहा है। और कहते ही मुझे एहसास हुआ ये बात 100% सच थी। दिलशाद मुस्कुराई, आपके चेहरे से भी दिखता है, पहले से ज्यादा सुकून में लगती हैं। उस दोपहर जब मैं एक जटिल कढ़ाई पर काम कर रही थी, जो मैं किसी को गिफ्ट देने के लिए नहीं, बस अपने मन के लिए बना रही थी, मैंने पिछले 2 हफ्तों के भीतर आए बदलाव पर गौर किया। अर्जुन की जिंदगी में अपनी नई दूर की जगह का दर्द धीरे धीरे बदलकर कुछ और बन चुका था, एक दृढ़ निश्चय, ऐसी पहचान बनाने का जो सिर्फ माँ होने से परे हो। 30 साल में पहली बार संध्या सिर्फ संध्या के लिए जी रही थी, और मेरी सबसे बड़ी हैरानी ये थी, दुनिया बिल्कुल ठीक चल रही थी। अर्जुन और ताशा मेरी कांस्टेंट चिंता के बिना भी ठीक थे।
घर भी हमेशा तैयार मेहमान खाने की तरह रहे बिना एकदम ठीक चल रहा था। मेरी जिंदगी में दूसरों की जरूरतों से अलग भी एक लय थी, एक उद्देश्य था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने दशकों तक सांस रोक रखी थी और अब जाकर पूरी तरह सांस छोड़ने की इजाजत मिली हो। फेफड़ों में जा रही हवा कुछ अलग थी, ज्यादा साफ, ज्यादा हल्की और सबसे ज्यादा सिर्फ मेरी। असल बदलाव शुरू हुआ ठीक 3 हफ्ते बाद, एक सोमवार की सुबह, जब मैंने 67 साल में पहली बार कुछ ऐसा किया जो मैंने कभी नहीं किया था। मैंने एक लिस्ट लिखी, ऐसी लिस्ट जिसमें सिर्फ मेरे सपने थे, मेरी खुशी, मेरे लक्ष्य, बिना ये सोचे कि उसका असर अर्जुन, ताशा या परिवार के किसी और पर क्या होगा। मैं अपने सिलाई वाले टेबल पर बैठी, जो अब मेरा पर्सनल डेस्क बन चुका था, उस नए नोटबुक के साथ जो मैंने खास इसी काम के लिए खरीदा था, और लिखना शुरू किया। मैं कंप्यूटर अच्छे से सीखना चाहती हूँ ताकि अपनी उम्र की उन लोगों से जुड़ सकूं जिनकी रुचियां मेरे जैसी हैं। मैं कोलकाता जाकर माया के साथ रहना चाहती हूँ जितने दिन मेरा मन करे, बिना ये पूछे कि घर पर किसी को मेरी जरूरत तो नहीं। मैं शहर के आर्ट सेंटर में एडवांस्ड एम्ब्रॉयडरी के क्लास लेना चाहती हूँ। मैं अपने लिए नए कपड़े खरीदना चाहती हूँ जो मुझे पसंद आए, ना कि वो जो मेरी उम्र की औरत के लिए ठीक समझे जाते हों। मैं अकेले सिनेमा जाना चाहती हूँ, बिना ये एक्सप्लेन किए कि किसके साथ गई थी। हर लाइन एक छोटी सी आज़ादी की घोषणा थी। दशकों में पहली बार मैं ऐसी इच्छाएं लिख रही थी जिनका किसी और के काम आना जरूरी नहीं था, बस मेरे अपने होने से जुड़ी थीं। उसी दोपहर मैंने अपनी लिस्ट पर एक्शन लेना शुरू किया, धीरे, चुपचाप, पर पूरा सचेत होकर। मैंने शहर के आर्ट सेंटर में फ़ोन किया और गुरुवार से शुरू होने वाली आर्टिस्टिक एम्ब्रॉयडरी की वर्कशॉप में अपना नाम लिखवा दिया। मैंने ये बात किसी से डिस्कस नहीं की, ना अर्जुन से, ना ताशा से। मैंने बस एक इंडिपेंडेंट अडल्ट की तरह डिसीजन लिया। फिर मैं मॉल गई और 3 चमकीले, रंगीन ब्लाउज खरीदे जो मुझे देखते ही पसंद आ गए थे। मैंने ये नहीं सोचा कि ये मेरी उम्र के लिए ज़्यादा ब्राइट हैं या अर्जुन इन्हें अप्रूव करेगा या नहीं। मंगलवार को मैंने अगले हफ्ते कलकत्ता जाने के लिए अपना बस टिकट बुक कर लिया, ओपन रिटर्न के साथ। जब माया ने फ़ोन पर पूछा, कब तक रुकेगी, मैंने मुस्कुरा कर कहा, पता नहीं, जितने दिन अच्छा लगे उतने। ये पहली बार था जब मैंने कोई प्लान अर्जुन की ज़रूरतों की तारीख देखकर नहीं, बल्कि अपने मन की तारीख देखकर बनाया था। बुधवार को मैंने उससे भी बड़ा कदम उठाया। मैं बैंक गई और अपनी पेंशन की पूरी व्यवस्था बदल दी। पहले मैं सारा पैसा एक ही खाते में रखती थी, हमेशा तैयार पारिवारिक इमरजेंसीज के लिए। अब मैंने अपनी आय 4 हिस्सों में बांट दी, घर का मूल खर्च, मेरी पर्सनल सेविंग्स, असली इमरजेंसी फंड और हर महीने सिर्फ मेरी खुशी के लिए एक बजट। अपनी वयस्क जिंदगी में पहली बार मेरे पैसे का एक बड़ा हिस्सा सीधे सीधे मेरी खुद की इच्छाओं के नाम था। ये बदलाव देखने में छोटे थे, पर असल में मेरे जीवन की पूरी दिशा बदल रहे थे। 30 साल तक मैंने अपनी जिंदगी को एक साझा संसाधन की तरह जिया, जहां मेरे फैसले, मेरा समय, मेरे पैसे हमेशा अर्जुन की जरूरतों के हिसाब से एडजस्ट होते थे। अब मैं उसी जिंदगी पर अपना पूरा अधिकार वापस ले रही थी, बिना चीख पुकार, बिना लड़ाई, बस एक शांत, ठोस यकीन के साथ कि मैं भी महत्वपूर्ण हूँ। गुरुवार को अपनी पहली एम्ब्रॉयडरी क्लास में मैंने उन औरतों से मुलाकात की जिन्होंने मुझे दिखाया कि उम्र दराज औरत होना मतलब खत्म हो जाना नहीं होता। ओजस्वी थीं, 72 साल की, जो 65 में विधवा होने के बाद अब प्रोफेशनल पेंटर बन गई थीं। गीता 69, जिन्होंने कुछ ही साल पहले ड्राइविंग सीखी और अब अकेली पूरे देश में घूमती थीं। आलका 71, जो वापस पढ़ाई पर लौटकर अभी अभी अपना 12वीं का एग्जाम पास कर चुकी थीं। इन सब ने सालों तक अपने परिवार के लिए सब कुछ छोड़ा था और अब वे अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं और रुचियों को खोज रही थीं। क्लास के दौरान जब हम शेडिंग की नई टेक्निक सीख रहे थे, ओजस्वी ने मुझसे कहा, सीक्रेट यही है कि अपने जीवन के लिए किसी से भी परमिशन मांगना बंद कर दो। हमारे बच्चे अब छोटे नहीं हैं जिन्हें हमारी हर पल ज़रूरत हो, लेकिन हम अभी भी जिंदा हैं और हमें भी हक है कि हम वो करें जिससे हमें खुशी मिलती है। उनकी बात मेरे भीतर गूंजती रही, क्योंकि वही तो मैं महसूस कर रही थी, बस शब्द नहीं मिल रहे थे। गीता ने कहा,
मैंने 40 साल इंतजार किया कि बच्चे मुझे अपने प्लान्स में बुलाएं, पति मुझे अपने डिसीजंस में शामिल करे, परिवार मुझे एक जगह दे। फिर एक दिन समझ आया, मेरे भी हक हैं। मैं भी प्लान्स बना सकती हूँ और लोगों को इनवाइट कर सकती हूँ या अकेली जा सकती हूँ। आलका ने मुस्कुरा कर बात पूरी की। समस्या हम ही पैदा करते हैं। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि माँ हमेशा अवेलेबल रहेगी, हमेशा हाँ कहेगी, हमेशा अपनी ज़रूरतों से पहले उनकी ज़रूरतों को रखेगी। फिर जब वो सच में हमें उसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे हमने उन्हें सिखाया था, तो हम हैरान हो जाते हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा जैसे मैं अपना ही भविष्य उनकी कहानियों में देख रही हूँ, पर इस बार मैंने तय कर लिया था, अब मेरी कहानी थोड़ी अलग होगी। ये बातचीत मेरे लिए ऐसी थी जैसे किसी ने मेरे ही मन के विचारों को ज्यादा समझदार और अनुभवी आवाज में जोर से बोल दिया हो। मैं अकेली ऐसी औरत नहीं थी जिसने माँ होने का मतलब खुद को पूरी तरह मिटा देना समझ लिया हो। मैं अकेली नहीं थी जिसने अपने बच्चों को कामयाब बनाने के चक्कर में ये तक भूल गई हो कि वो खुद कौन है। और सबसे जरूरी बात, अभी भी देर नहीं हुई थी ये सब बदलने के लिए। शुक्रवार को इसी नए नजरिए के साथ मैंने एक ऐसा फैसला लिया जो 3 हफ्ते पहले मैं सोच भी नहीं सकती थी। अर्जुन का फोन आया। माँ, कल शनिवार को सरिता दीदी बच्चों के साथ थोड़ी परेशान है। वो और जीजाजी बाहर जाना चाहते हैं, तो क्या आप बच्चों को देख लेंगी? यही तो वो तरह की रिक्वेस्ट थी जिसके लिए मैं सालों से हमेशा हाँ कहती आई थी, अपने सारे प्लान्स कैंसिल करके, सिर्फ इसलिए कि घर परिवार को मेरी जरूरत है। मैंने बहुत शांत आवाज में कहा, अर्जुन, मैं कल नहीं आ पाऊंगी, मेरे पहले से प्रोग्राम है। वो तुरंत वही पुराना सवाल, कौन से प्रोग्राम माँ? उसकी आवाज में वही सच्चा आश्चर्य था जो पिछले हफ्ते भी था। मैंने साफ साफ कहा, मैं अपनी एम्ब्रॉयडरी क्लास की कुछ सहेलियों के साथ फिल्म देखने जा रही हूँ, फिर सब साथ में डिनर करेंगे। ये पूरी तरह सच था। हमने एक दिन पहले ही प्लान बनाया था। वो थोड़ा झुंझलाया, लेकिन माँ, सरिता दीदी को सच में किसी भरोसेमंद की जरूरत है, उन्हें किसी और पर भरोसा नहीं है। उसकी बातों ने अचानक मुझे एक पुराना सच दिखा दिया। मैं सालों से हर बच्चे संबंधी समस्या की डिफॉल्ट समाधान थी। जरूरी नहीं कि मैं सबसे बेहतर ऑप्शन थी, बस इतना कि मैंने कभी ना नहीं कहा था। मैंने शांति से जवाब दिया, मुझे यकीन है कोई और इंतजाम हो जाएगा। चाहे तो दीदी किसी अच्छे बेबी सिटर को बुला सकती हैं या अपनी किसी सहेली से मदद ले सकती हैं। फोन पर कुछ पल सन्नाटा रहा। अर्जुन को समझ आ रहा था कि इस बार उसकी माँ न तो किसी और विकल्प की जिम्मेदारी ले रही है और न ही खुद को हल निकालने में झोंक रही है। फिर उसने पूछा, सब ठीक है ना माँ? इन दिनों आप बहुत अलग लग रही हैं। ये पहली बार था जब उसने खुलकर माना कि उसे मेरे बदलते व्यवहार का एहसास हो रहा है। मैंने प्यार से कहा, मैं बहुत अच्छी हूँ बेटा, बस अपना समय थोड़ा अलग तरीके से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। कैसे? ऐसी चीजें जोड़कर जो मुझे पसंद है, सिर्फ वे नहीं जो परिवार को चाहिए। फोन रखते ही मुझे समझ आ गया, मैंने एक अदृश्य लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सीमा पार कर ली है। पहली बार मैंने एक नॉन अर्जेंट पारिवारिक जरूरत से ऊपर अपने प्लान रखे थे। अब अर्जुन को सरिता से कहना पड़ेगा कि माँ हमेशा इमरजेंसी बेबीसिटर की तरह अवेलेबल नहीं रहेंगी। अब सरिता को ऐसे समाधान ढूंढने होंगे जो मेरी अनकंडीशनल अवेलेबिलिटी पर निर्भर ना हो। छोटा बदलाव था, लेकिन मेरे लिए क्रांति जैसा। शनिवार को मैंने बहुत समय बाद एक पूरे दिन का वयस्क समझा महसूस किया। हम चारों, मैं, ओजस्वी, गीता और आलका, सिनेमा गए। फिल्म एक मराठी औरत की कहानी थी जो विधवा होने के बाद 65 की उम्र में अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करती है। फिल्म के बाद हम एक छोटे से रेस्टोरेंट में गए जहां ना हमें खाना बनाना था, ना परोसना, ना बर्तन धोने की चिंता। हमने अपने अपने प्रोजेक्ट्स पर बात की, कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ जाने के सपने हैं। मुझे लगा जैसे मैंने अपने अंदर के एक हिस्से को फिर से खोज लिया हो, वो हिस्सा जो कहीं सोया पड़ा था और मैं भूल चुकी थी कि संध्या एक औरत भी है, सिर्फ अर्जुन की माँ नहीं। पूरी रात एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने फोन करके पूछा, कहाँ हो, कब तक आओगी? अर्जुन और ताशा ने अपना वीकेंड खुद संभाल लिया, जैसा कि 2 इंडिपेंडेंट वयस्कों को करना चाहिए। रविवार सुबह जब मैं शांति से नाश्ता करती हुई वो किताब पढ़ रही थी जो गीता ने मुझे दी थी, 60 के बाद अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने वाली औरतों पर, तभी फोन बजा।
ताशा थी। उसकी आवाज में हल्की छुपी हुई खींच साफ थी। मम्मी जी, सरिता दीदी बता रही थी कि आप कल बच्चों को देखने नहीं जा सकी। उम्मीद है किसी बात से आपको बुरा तो नहीं लगा था? मैंने सामान्य पर मजबूत स्वर में कहा। नहीं ताशा, मुझे किसी बात से बुरा नहीं लगा था। मेरे अपने प्लान्स थे बस, इसलिए नहीं जा सकी। वो बोली, अच्छा, सरिता के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उन्हें अपना आउटिंग कैंसिल करना पड़ा। हमें लगा शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ये बहुत दिलचस्प था। मेरे ना को सीधे प्रॉब्लम की कैटेगरी में रख दिया गया था, जैसे उसे समझाया या सुधारना जरूरी हो। मैंने साफ कहा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है ताशा। मेरी भी अपनी सोशल लाइफ और पर्सनल प्लान्स हैं। अगर सरिता को बाहर जाना इतना जरूरी था तो उनके पास कई दिन थे किसी बेबी सिटर या किसी और का इंतजाम करने के लिए। वो कुछ सेकंड चुप रही। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपनी बात इतने सीधे तरीके से रखूंगी। फिर बोली, बस मैं ये कंफर्म करना चाहती थी कि सब ठीक है। मैंने मुस्कुराकर कहा, सब बिल्कुल ठीक है ताशा, पूछने के लिए शुक्रिया। फोन रखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक और महत्वपूर्ण सीमा साफ कर दी है। मेरे व्यक्तिगत फैसलों को लंबी सफाई या माफी की जरूरत नहीं है। उस दोपहर जब मैं अपने अगले दिन शुरू होने वाले कोलकाता के सफर के लिए सामान बांध रही थी, मैंने इन 3 हफ्तों में अपने भीतर आए बदलावों के बारे में सोचा। कहीं कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था, न आंसुओं से भरे आरोप प्रत्यारोप, न किसी को दोष देने वाली लंबी बातें। मैंने बस एक ऐसे इंसान की तरह जीना शुरू किया जिसे ये एहसास हो गया है कि उसे भी अपने लिए जीने का हक है। सोमवार सुबह बस अड्डे पर बस का इंतजार करते हुए अर्जुन का मैसेज आया। माँ, ताशा कह रही थी आप ट्रिप पर जा रही हैं। हमें पहले क्यों नहीं बताया और कब तक वापस आएंगी? मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि मेरा 1 हफ्ते का पर्सनल ट्रिप ऐसे लिया जा रहा था जैसे मुझे उसके लिए पहले अप्रूवल लेना चाहिए था। मैंने वहीं बस की सीट पर बैठकर लिखा, बेटा, मैं 66 साल की वयस्क औरत हूँ। अपनी बहन से मिलने जाने के लिए मुझे अनुमति नहीं लेने की जरूरत है। जब विजिट पूरी लग जाएगी वापस आ जाऊंगी। तुम दोनों को ढेर सारा प्यार। ये मैसेज सीमाएं भी तय कर रहा था और प्यार भी जताता था। मैं अपने परिवार से प्यार कर सकती थी बिना ये जिम्मेदारी लिए कि अपने हर कदम का हिसाब उन्हें दूं। कोलकाता की 4 घंटे की यात्रा में मैं बाहर गुजरते दृश्यों को देखते हुए अपने बारे में सोचती रही। 3 हफ्ते पहले वाली संध्या और अब की संध्या में सबसे बड़ा फर्क क्या था? ये नहीं कि मैंने अर्जुन को कम प्यार करना शुरू कर दिया था, बल्कि ये कि मैंने उसके अप्रूवल को अपनी कीमत का एकमात्र पैमाना मानना बंद कर दिया था। उसकी खुशी अब भी मेरे लिए अहम थी, पर मेरी खुद की खुशी से बड़ी नहीं। कोलकाता पहुंचकर जब माया ने अपने घर के दरवाजे पर मुझे गले लगाया, वो बोली, आखिर तू आ ही गई। तो अलग लग रही है, ज्यादा हल्की, ज्यादा रिलैक्स्ड। उसकी बात सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे अंदर की शांति अब बाहर भी दिखने लगी है। पहली रात हम वरांडा में बैठकर खाना खाते हुए कभी अपने गुजरे हुए बचपन की बातें कर रहे थे, कभी अपने भाई बहनों की यादें बांट रहे थे, कभी ये सोच रहे थे कि आगे के सालों में क्या करना है। तब मुझे अचानक एहसास हुआ, कई साल हो गए थे जब मैंने कोई लंबी बात की हो जिसमें अर्जुन या उसकी जरूरतें केंद्र में ना हो। आज मैं बस संध्या थी, अपनी बहन के साथ बैठी 2 वयस्क औरतों की तरह अपने अपने दिलचस्प टॉपिक्स पर बात करती हुई। माया ने जब मेरी एम्ब्रॉयडरी की क्लास, नई सहेलियों और मेरे प्लान्स के बारे में सुना तो बोली, मैं हमेशा सोचती थी तू अर्जुन के लिए ज्यादा ही समर्पित है। अच्छी माँ होना गलत नहीं, पर तूने संध्या को कहीं खो दिया था। उसकी बात चुभी, लेकिन सच थी। सिर्फ बहन ही इतनी ईमानदारी से कह सकती है। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, तू सही कह रही है, पर शायद खुद को याद करने में देर भी नहीं हुई, है ना? माया मुस्कुराई, बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता है 60-70 की उम्र ही औरत की असली उम्र होती है, जब वो पहली बार खुद के लिए जीने की इजाजत खुद को देती है। उस रात माया के गेस्ट रूम में मैं इतने सुकून से सोई जितना बरसों से नहीं सोई थी। किसी बात की चिंता नहीं कि अर्जुन को मेरी जरूरत होगी, कि घर ठीक से रखा या नहीं, कि मेरी गैर हाजिरी से किसी को असुविधा होगी या नहीं। मैं बस एक नई जगह पर अपनी बहन के साथ एक ऐसे अनुभव का हिस्सा थी जो मैंने सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि इससे मुझे खुशी मिल रही थी। अगले 5 दिन मेरे लिए किसी खुलती हुई किताब जैसे थे। माया मुझे हाथ के काम करने वाली बुनकर और कढ़ाई करने वाली औरतों के पास ले गई, जो हमारी ही उम्र की थीं और 60 के बाद अपना नया करियर शुरू कर चुकी थीं।
हमने पुराने गिरजाघरों और मंदिरों में सदियों पुरानी कढ़ाई और नक्काशी देखी, बिना घड़ी देखे, बिना किसी के लिए जल्दी किए। हमने लोकल बाजार से ऐसे सूत, कपड़े और मटीरियल खरीदे जो मैंने हमेशा चाहकर छोड़े थे, क्योंकि मुझे लगता था ये खर्च जस्टिफाई नहीं होता। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे ये देखकर हैरानी हुई, मेरे भीतर इतने सालों से सोई हुई कितनी बातें थीं। मुझे कला पर स्पष्ट राय रखनी पसंद है। मुझे इतिहास पर बहस करना अच्छा लगता है। मुझे नई गलियों में बिना लक्ष्य के घूमना इतना सुकून देता है कि मैं खुद को भूल जाती हूँ। मानो मैं उस संध्या से दोबारा मिल रही थी, जो कभी थी जब उसकी पूरी पहचान माँ नहीं बनी थी। बुधवार को कोलकाता में अपने तीसरे दिन अर्जुन का फोन आया। माँ, आप वापस कब आ रही हैं? ताशा इस वीकेंड फैमिली डिनर रखना चाहती है और उसे पता होना चाहिए आप अवेलेबल होंगी या नहीं। मैं बालकनी से हुगली के किनारे चमकती रोशनी देख रही थी। मैंने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, मुझे अभी नहीं पता। यहाँ माया के साथ बहुत सुकून लग रहा है। वो थोड़ा चौंका। मतलब आपने रिटर्न टिकट नहीं लिया? मैंने मुस्कुराकर कहा, ओपन टिकट लिया है। जब लगेगा कि वापस आना है तब आ जाऊंगी। दूसरी तरफ कुछ क्षण मौन रहा। वो इस बात को समझ रहा था। उसकी माँ अब अपनी तारीखें उसकी ज़रूरतों से नहीं, अपने मन से तय कर रही थी। वो बोला, लेकिन माँ, ताशा ने तो डिनर की प्लानिंग शुरू कर दी है। उसने अपने पेरेंट्स को भी बुलाना है। वो चाहती थी कि आप भी हों। मुझे ये बात दिलचस्प लगी, जैसे ये डिनर मेरे लिए कोई तोहफा हो, जबकि सच ये था कि उन्हें मेरी मौजूदगी अपनी परफेक्ट फैमिली इमेज के लिए चाहिए थी। मैंने बहुत शांति से कहा, ताशा से कहो अपना डिनर मेरे बिना ही प्लान करे। अगर मैं उस दिन तक लौट आई और मेरे और प्लान्स न हुए तो खुशी से शामिल हो जाऊंगी, लेकिन उसे अपने प्रोग्राम मेरी अवेलेबिलिटी पर बेस नहीं करने चाहिए, क्योंकि मेरी वापसी की कोई फिक्स तारीख नहीं है। इस बार सीमा मैंने तय की थी, आवाज़ भी मेरी थी और जिंदगी भी। फोन रखते ही माया ने मुझे गर्व भरी मुस्कान के साथ देखा। बस यही तो है मेरी बहन, अब इन्हें भी पता चले कि तेरी अपनी भी जिंदगी है। उसकी बात ने साफ कर दिया कि मैं भावनात्मक तौर पर सही दिशा में चल रही हूँ, एक हेल्दी, संतुलित, इमोशनल इंडिपेंडेंस की तरफ। शुक्रवार को मैंने फैसला किया कि मैं अपनी कोलकाता वाली विजिट 1 हफ्ता और बढ़ाऊंगी। कोई खास प्लान नहीं था, बस मन नहीं था अभी वापस जाने का। मैंने अर्जुन को फोन किया, बेटा, मैं 1 हफ्ता और यहीं रहूंगी। माया मुझे शांति निकेतन और आसपास के कुछ छोटे कस्बे दिखाने ले जाएगी। उसने तुरंत कहा, 1 हफ्ता और माँ? आपको तो लगभग हफ्ता हो ही गया है वहाँ। उसकी आवाज़ में आश्चर्य के साथ साथ हल्की सी झुंझलाहट भी मिल गई थी। मैंने शांत लहजे में कहा, हाँ, और मैं 1 हफ्ता और रुकूंगी, क्योंकि मुझे ये समय बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा घर वहीं रहेगा जहाँ है बेटे, और मेरी चीज़ें भी। अपनी पूरी वयस्क जिंदगी में शायद ये पहली बार था जब मैं सिर्फ अपने मन के हिसाब से फैसला ले रही थी, ये सोचे बिना कि दूसरों को कैसा लगेगा या मुझसे क्या उम्मीद की जाती है। ये एहसास एक साथ डरावना भी था और बेहद आज़ाद करने वाला भी, जैसे किसी ने सालों बाद बैसाखियां हटाकर मुझे फिर से चलना सिखाया हो। उस रात जब मैं और माया अगले दिन की घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे थे, तब मुझे ताशा का मैसेज आया, जो मेरे बदल चुके रूप की असली झलक दिखाता था। मम्मी जी, हम समझते हैं कि आप ट्रिप एंजॉय करना चाहती हैं, लेकिन अर्जुन थोड़े चिंतित हैं। आप कभी घर से इतने दिन दूर नहीं रहीं, बस ये श्योर करना चाहते हैं कि आप ठीक हैं। मैंने जवाब दिया, ताशा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपनी बहन के साथ छुट्टियाँ मना रही हूँ, जो मुझे सालों पहले ही कर लेनी चाहिए थीं। अर्जुन को एक वयस्क औरत के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जो सिर्फ अपने ही देश में अपने परिवार से मिलने आई है। ये मैसेज साफ तरीके से बता रहा था कि मेरी भलाई के लिए अब लगातार निगरानी या परिवार की अनुमति ज़रूरी नहीं है। दूसरे हफ्ते के अंत में जब मैंने खुद ये तय किया कि अब वापस जाने का समय है, न कि किसी के कहने पर, तो सामान पैक करते हुए मैंने इन 2 हफ्तों में हुई भीतरी बाहरी बड़ी बदलाहट के बारे में सोचा। ये कोई जोरदार क्रांति नहीं थी, कोई बड़ा झगड़ा, कोई आंसुओं भरा टकराव नहीं। ये तो एक चुपचाप चलने वाला अंदरूनी बदलाव था, जो मुझे धीरे धीरे पूरी भावनात्मक स्वतंत्रता की तरफ ले गया।
लखनऊ वापस लौटती बस में खिड़की के शीशे में अपनी परछाई देखते हुए मुझे लगा जैसे मैं 2 हफ्ते पहले वाली संध्या नहीं हूँ। चेहरा वही था, उम्र वही, झुर्रियाँ वही, लेकिन आंखों में कुछ अलग था। एक ऐसी शांति जो तब आती है जब इंसान अपनी कीमत दूसरों के व्यवहार से नहीं, अपने अंदर से पहचान लेता है। दोपहर को जब मैं अपने शहर के दक्षिण वाले छोटे से घर में पहुंची तो देखा लैंडलाइन के रिकॉर्डर पर कई मैसेजेस पड़े हैं। अर्जुन के, माँ आप कब पहुंचेंगी? माँ स्टेशन से लेने आऊं? सब ठीक है ना माँ? लेकिन पहली बार मुझे तुरंत फ़ोन मिलाने की बेचैनी नहीं हुई। पहले मैंने आराम से नहाया, सामान धीरे धीरे खोल कर रखा, अपने लिए हल्का सा खाना बनाया। फिर जब मन पूरी तरह शांत हो गया तब मैंने अर्जुन को फ़ोन किया। बेटा मैं घर पहुंच गई हूँ, बहुत अच्छा रहा सारा सफ़र, कल आकर डिटेल में सब बता दूंगी। वो लगभग उलाहने वाले अंदाज में बोला, माँ हम इतने वरिड थे, जैसे ही पहुंचती एक फ़ोन तो कर सकती थी। मैंने बेहद शांत स्वर में कहा, अर्जुन मैं जिम्मेदार वयस्क हूँ, मुझे अपनी हर हरकत रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, कल मिलते हैं। उस रात अपने उसी घर में जिसे अब मैंने पूरी तरह अपने आराम के हिसाब से सजाया था, मैं जिस सुकून के साथ सोई वो किसी बड़े युद्ध जीतने जैसा था। मैंने बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी नाटक के धीरे धीरे एक जहरीले पैटर्न को बदल दिया था। मैंने अपनी भावनात्मक आज़ादी किसी से मांगी नहीं, बस रोज़ रोज़ के छोटे फैसलों में उसे जीना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ इस बात में नहीं था कि अर्जुन और ताशा अब मुझे कैसे ट्रीट करते थे, हालांकि उसमें भी काफ़ी सुधार आ चुका था। असल गहरा बदलाव तो मेरे अपने नज़रिए में था। अब मुझे उनके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं थी अपने वजूद को सही ठहराने के लिए। अब मैं अपनी कीमत उनके यूज़फुलनेस टेस्ट से नहीं मापती थी। अब मैं उनके प्रोग्राम में शामिल होने के इंतज़ार में नहीं रहती थी। अब मेरी अपनी ज़िंदगी थी, पूरी, व्यस्त, खुशनुमा, जिसमें वे तब शामिल हो सकते थे जब वे भी मुझे उसी रिस्पेक्ट के साथ देखें जिसकी मैं हकदार हूँ। 2 महीने बाद एक दोपहर जब मैं अपने स्टूडियो में एक मुश्किल कढ़ाई पर काम कर रही थी, फ़ोन बजा। अर्जुन था। माँ इस रविवार को आपके प्लान्स हैं? मैं और ताशा आपके साथ कुछ स्पेशल करना चाहते हैं। मैंने जेन्युइनली उत्सुक होकर पूछा, कैसा स्पेशल? वो बोला, एक टेक्सटाइल आर्टिस्ट हैं जिनके स्टूडियो की बहुत तारीफ सुनी है। वो पारंपरिक भारतीय कपड़ों और हैंडलूम पर काम करते हैं। हम सोच रहे थे आपको वहाँ ले चलें, आपको अच्छा लगेगा ना? ये पहली बार था कि निमंत्रण मेरे इंटरेस्ट के आधार पर था, उनकी ज़रूरतों के नहीं। मैंने दिल से कहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। कितने बजे आओगे लेने? 10 बजे ठीक रहेगा? बिल्कुल, मैं यहीं रेडी मिलूंगी तुम्हें। ये बातचीत सुनने में बहुत साधारण थी, पर मेरे लिए पूरी तरह इनकलाबी। इस बार मुझे इसलिए नहीं बुलाया जा रहा था क्योंकि किसी को मेरी सर्विस चाहिए थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें मेरी संगत चाहिए थी। रविवार को जब हम उस आर्टिस्ट के स्टूडियो में घूम रहे थे, मैंने अपने सालों के अनुभव से कई टेक्निक्स पहचान ली। कहीं बनारसी जरी का पैटर्न, कहीं कच्छ की कढ़ाई की झलक, कहीं दक्षिण के टेम्पल बॉर्डर का अंदाज। मैं जैसे जैसे बताती गई, मैंने देखा अर्जुन और ताशा की आंखों में एक ऐसा भाव उभर रहा है जो बहुत सालों से गायब था, सच्चा सम्मान। मैं अब सिर्फ पुरानी कहानियां सुनाने वाली माँ नहीं थी, मैं संध्या थी, एक ऐसी औरत जिसके पास कीमती हुनर, ज्यादा जानकारी और अलग नज़र थी। आर्टिस्ट, करीब 50 साल का आदित्य नाम का आदमी कढ़ाई और धागों के बारे में मुझसे टेक्निकल सवाल पूछने लगा और मैं आराम से डिटेल के साथ उसे जवाब देती रही। अर्जुन और ताशा मुझे देख रहे थे जैसे पहली बार मुझे सही से देख रहे हों। वापसी पर ताशा बोली, मम्मी जी मुझे पता ही नहीं था आपको टेक्सटाइल हिस्ट्री के बारे में इतना पता है। अर्जुन ने जोड़ा, मुझे भी कभी सूझा नहीं कि आपसे ये सब पूछूं, आप तो पैटर्न देखकर बता देती हैं ये किस रीजन की स्टाइल है। उनकी बात ने मुझे एक और सच दिखाया, मेरे अंदर इतने सालों से कितना ज्ञान, कितना अनुभव जमा था जिसे हमने बातचीत में कभी जगह ही नहीं दी। मैंने कभी अपनी बातें थोपने की कोशिश नहीं की, पर हमारे परिवार की बातचीत हमेशा उनके काम, उनकी दुनिया, उनकी ज़रूरतों के इर्द गिर्द घूमती रही। मेरे पास कहने को बहुत कुछ था, पर मुझे कभी एक्सपर्ट की कुर्सी दी ही नहीं गई।
उस दोपहर जब वे मुझे घर पर छोड़कर गए और मैं अपनी झूला कुर्सी पर आकर बैठी तो मैंने दिमाग में पूरी यात्रा दोहराई, उस शादी वाली रात से लेकर आज तक की, जब मैंने ताशा को ये कहते सुना था, अच्छा हुआ सासू माँ पूरी रस्म मिस कर गई। उस रात की टूटी हुई संध्या अब कहीं नहीं थी। उसकी जगह एक ऐसी औरत थी जो अपने मूल्य को पहचानती थी, जिसने अकेले अपनी जिंदगी को समृद्ध बनाया था और जिसने अपने परिवार को ये सिखा दिया था कि उसे अब तरस खाकर नहीं बल्कि सम्मान के साथ देखना है। मेरे ख्यालों को फोन के घंटी ने तोड़ा। कॉल मेरी वर्कशॉप वाली दोस्त गीता की थी। संध्या दी, कल के क्या प्लान्स हैं? ओजस्वी चाहती है कि हम सब राज्य कला भवन चलें, वहाँ लोक कला की बड़ी एग्जीबिशन लगी है। मैंने बिना झिझक कहा, मैं तो तैयार हूँ, किस समय मिलें? उससे बात करते करते मुझे अचानक एहसास हुआ, मेरी जिंदगी में अब एक एक्टिव सोशल सर्कल है जिसका अर्जुन और ताशा से कोई सीधा लेना देना नहीं। मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए मैं जेन्युइनली एक्साइटेड हूँ। मेरी सहेलियाँ हैं जो मुझे मेरे होने के लिए पसंद करती हैं, ना कि इसलिए कि मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ। मैं अब अपने बेटे की जिंदगी के किनारे खड़ी औरत नहीं थी, मैं खुद की जिंदगी के बीचों बीच खड़ी संध्या थी, जो अपने फैमिली को तभी शामिल करती थी जब रिस्पेक्ट दोनों तरफ से बराबर होता था। आखिरी और सबसे बड़ी सीख ये नहीं थी कि मैंने अर्जुन से प्यार करना छोड़ दिया है या उससे दूरी बना ली है। सीख ये थी कि मैंने अपने आप से भी उतना ही प्यार करना सीख लिया था जितना मैंने उम्र भर दूसरों से किया। और इस सेल्फ लव ने मेरे सारे रिश्तों को बदल दिया, उन्हें ज्यादा सच्चा, ज्यादा संतुलित और हैरानी की बात ये कि ज्यादा प्यार भरा बना दिया। उस रात जब मैं अगले दिन के लिए अपने कपड़े रख रही थी, एक ऐसा दिन जिसमें सुबह सहेलियों के साथ कला प्रदर्शनी का प्रोग्राम था और शाम को वो डिनर जिसके लिए अर्जुन और ताशा ने मुझे एक हफ्ता पहले प्रॉपर इनवाइट किया था, मैं मुस्कुराई, सोचते हुए उस औरत के बारे में जो मैं थी और उस औरत के बारे में जो मैं अब हूँ। दोनों ने गहराई से प्यार किया था, लेकिन फर्क ये था, पहली संध्या अपने आप को आखिरी जगह देती थी। आज वाली संध्या जानती थी कि असली प्यार हमेशा खुद से शुरू होता है और तभी सही मायने में दूसरों तक पहुंच पाता है। 6 महीने बीत चुके थे उस शाम से जब मैंने अर्जुन और ताशा से सीमाएं साफ की थीं। आज जब मैं अपने छोटे से आंगन में गुलदाउदी और जेरेनियम में पानी दे रही थी, जो मैंने अपने मन के हिसाब से दोबारा सजाया था, मैंने खुद को देखा एक शांत, स्थिर औरत के रूप में। अक्टूबर की एकदम खूबसूरत सुबह थी। सूरज की सुनहरी रोशनी हर चीज को संभव सा बना रही थी और कई दशकों में पहली बार मुझे लगा मैं अपनी जिंदगी की दिशा से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मेरी सुबह की दिनचर्या अब वैसे नहीं थी जैसी कभी 40-50 की उम्र में थी। मैं 6:30 पर उठती थी, न कि इसलिए कि किसी और के लिए नाश्ता बनाना होता था या ये डर होता था कि कहीं किसी को मेरी ज़रूरत न पड़ जाए सवेरे सवेरे, बल्कि इसलिए कि मैंने खोज लिया था कि दिन के पहले 2 घंटे मेरे लिए सबसे शांत और सबसे रचनात्मक होते हैं। मैं अपनी नई कॉफ़ी मेकर में अपने लिए कॉफ़ी बनाती, बरामदे में रखी आरामदेह कुर्सी पर बैठती पौधों के बीच और पूरा 1 घंटा कुछ खास करती नहीं थी, बस होती थी। उन चुप पलों में मैं देखती कैसे धूप पत्तों पर बदलती है, कितने धीरे धीरे गली की आवाज़ें बढ़ती हैं और मेरे अपने विचार किस दिशा में बहना चाहते हैं। ये एक ऐसा लग्जरी था जो मैंने 30 साल से खुद को कभी नहीं दिया था कि दिन की शुरुआत किसी और की ज़रूरत से नहीं बल्कि अपने साथ चुपचाप बैठ कर करूं, सिर्फ इस एहसास के साथ कि मैं जिंदा हूं और ये जिंदगी मेरी भी है। कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद मैं अपने सिलाई स्टूडियो में गई, वही कमरा जिसे मैंने अब सचमुच अपनी जगह बना लिया था। दीवारों पर मेरी पसंदीदा कढ़ाई के फ्रेम लगे थे, न इसलिए कि वे किसी को तोहफे में जाने वाले थे, बल्कि इसलिए कि मुझे अपना काम इस तरह सजा हुआ देखना अच्छा लगता था। वो बड़ा सा टेबल जो मैंने कुछ महीने पहले खरीदा था, मुझे लंबी और पेचीदा कढ़ाई के प्रोजेक्ट फैलाने की आज़ादी देता था। अब मुझे बार बार सब समेटकर जगह खाली नहीं करनी पड़ती थी।
किसी पारिवारिक काम के लिए ये कमरा पूरी तरह मेरे आराम, मेरी पसंद और मेरी क्रिएटिविटी के हिसाब से व्यवस्थित था। उस सुबह मैं एक बड़ी सी वॉल टैपेस्ट्री पर काम कर रही थी, जिसका डिजाइन मैंने खुद बनाया था। भारतीय लोक आर्ट और पारंपरिक पैटर्न से प्रेरित, लेकिन रंग और आकृतियां पूरी तरह मेरी अपनी कल्पना की थीं। ये ऐसा काम था जो मुझे पूरा करने में कई महीने लेने वाला था, और उसकी खूबसूरती ही यही थी, इसका कोई डेडलाइन नहीं था, कोई क्लाइंट नहीं था, कोई शादी से पहले दे दे वाली हड़बड़ी नहीं थी। बस मैं थी, मेरे धागे और मेरा मन। कढ़ाई करते करते अक्सर मेरा ध्यान अपनी उस यात्रा पर चला जाता जो मैंने इन महीनों में तय की थी। सिर्फ अर्जुन और ताशा के साथ रिश्ते में नहीं, बल्कि अपने आप के साथ रिश्ते में। वो औरत जिसने शादी वाली रात वो कड़वे शब्द सुने थे, अब नहीं रही। उसकी जगह एक ऐसी संध्या थी जो अपनी अंदरूनी कीमत जानती थी, जो गिल्ट के बिना बाउंड्रीज बना सकती थी, और जिसने दशकों से सोए हुए अपने हुनर और शौक दोबारा जगाए थे। सबसे गहरा बदलाव बाहर से नहीं दिखता था, वो मेरे भीतर के सन्नाटे में था। पहले मेरे दिमाग में हमेशा एक धीमी सी घबराहट चलती रहती थी। अर्जुन ने खाया होगा या नहीं, उसे कुछ चाहिए होगा क्या, कहीं मुझसे नाराज तो नहीं, मैं क्या करूं कि उसे मेरी जरूरत हमेशा बनी रहे। अब उस बेचैन आवाज की जगह एक बहुत गहरी शांति ने ले ली थी। अब मैं अर्जुन के बारे में प्यार से सोच सकती थी, बिना घबराहट के। उसकी भलाई मेरे लिए अभी भी मायने रखती थी, लेकिन अब हर समस्या का हल तलाशने की जिम्मेदारी मैं अपने सिर पर नहीं लेती थी। सुबह 10 बजे, जैसा कि मैं पिछले 3 महीनों से रोज कर रही थी, मैंने अपने रोजाना वाले टहलने की तैयारी की। साउथ सिटी ग्रीनवे पार्क की पगडंडिंग पर 40 मिनट की वॉक। डॉक्टर ने इसे शुरू करने को कहा था ताकि मैं शारीरिक रूप से मजबूत रहूं, लेकिन धीरे धीरे ये मेरे दिन का सबसे प्यारा हिस्सा बन गया था। उन मिनटों में मैं पेड़ों, चिड़ियों, रास्ते पर चलते लोगों को देखती, अपने जैसे और बुजुर्ग पड़ोसियों को नमस्ते कहती और बस अपने शरीर को चलते हुए महसूस करती थी। इन्हीं बेंचों में से एक पर मेरी अक्सर मुलाकात होती थी बीट्रिस से, 73 साल की एक विधवा महिला जो अभी अभी उस दौर से गुजर रही थी जिससे मैं कुछ महीने पहले गुजरी थी। फिर से ये समझने की कोशिश कि वो कौन है जब उसे सिर्फ माँ, बीवी या दादी कहकर नहीं पुकारा जाता। उसने मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग संध्या, कैसी हो? मैंने पास बैठते हुए कहा, बहुत अच्छी हूँ बीट्रिस, और तुम्हारे घर का क्या हाल है? मुझे पता था उसके बच्चे उसे जबरदस्ती मनाने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपना बड़ा घर बेचकर छोटे फ्लैट में आ जाएं, जहां उन्हें सुविधा हो उसे मैनेज करने में। वो बोली, काट पीट कर ही सही, चल रही हूँ। बच्चे कहते हैं घर बहुत बड़ा है मेरे लिए, मेरे बस का नहीं है, पर वही घर है जहां मेरी पूरी जिंदगी गुजरी। पता नहीं मैं तैयार हूँ या नहीं उसे छोड़ने के लिए। उसकी बात सुनकर मुझे अपने पुराने संघर्ष याद आ गए, जब मैं भी ये समझने की कोशिश कर रही थी कि मैं क्या चाहती हूँ और दुनिया चाहती है कि मैं क्या चाहूँ। मैंने उससे पूछा, बीट्रिस, तुम क्या करना चाहती हो? ये नहीं कि तुम्हारे बच्चे क्या सोचते हैं या दूसरे क्या प्रैक्टिकल मानते हैं, तुम्हारे दिल की सच में क्या इच्छा है? वो मुझे देखकर कुछ पल चुप रही, जैसे किसी ने पहली बार सीधे यही सवाल पूछ लिया हो। फिर बहुत धीरे से बोली, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मेरे पौधे, मेरे पड़ोसी, मेरी दिनचर्या सब यहीं है, पर बच्चे कहते हैं मैं जिद्दी हूँ, परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर रही। मुझे बहुत अपना सा लगा ये अनुभव। सच्ची फिक्र और कंट्रोल के बीच का फर्क अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता। मैंने प्रैक्टिकल बात पर ध्यान देते हुए पूछा, ठीक से बता, घर संभाल पा रही हो? पैसों से दिक्कत है? अकेले रहने में डर लगता है क्या? वो तुरंत बोली, नहीं, तीनों बातों का जवाब नहीं है। पेंशन ठीक है, घर चुका हुआ है, डर भी नहीं लगता। बस बच्चों को लगता है मेरी उम्र की औरत को इतने बड़े घर में अकेले नहीं रहना चाहिए। मैं मुस्कुरा दी, बीट्रिस, जब तक तुम्हारे पास फैसले लेने की क्षमता है, तुम्हें पूरा हक है अपने फैसले खुद लेने का। अगर तुम अपने घर में रहना चाहती हो और रह सकती हो, तो ये फैसला तुम्हारा है, तुम्हारे बच्चों का नहीं।
उसने मेरी ओर एक ऐसी नज़र से देखा जैसे उसे किसी सहारे की तलाश थी और मिल गया हो। तुम्हें सच में लगता है मैं बच्चों को ना कह सकती हूँ इस बात पर? मैंने कहा, मुझे लगता है तुम्हें अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि उनकी माँ अब भी एक स्वतंत्र इंसान है जिसे फैसले लेने का हक है, चाहे वे फैसले बच्चों को पसंद आएं या नहीं। हम लगभग 20 मिनट तक बात करते रहे। अलविदा कहते समय उसके चेहरे पर एक तरह की दृढ़ता थी, जैसे उसने अपने अंदर की किसी भूली हुई ताकत को फिर से याद कर लिया हो। वापस घर की तरफ लौटते हुए मैंने सोचा, हमारी पीढ़ी की कितनी और औरतें इसी तरह के पारिवारिक डायनामिक्स में फंसी हैं और कैसे मेरी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दूसरों के लिए एक अनजाने सा रोल मॉडल बन गई है। जब मैं घर पहुंची तो रिकॉर्डिंग मशीन पर माया का मैसेज था। संध्या, बस हालचाल पूछना था। और हाँ, मेरी पड़ोसन रेशमा उसी तरह की दिक्कत से गुजर रही है जैसे तू कभी अर्जुन के साथ गुजरी थी। मैंने उसे तेरे बारे में बताया तो वो पूछ रही थी क्या वो तुझे फोन पर बात कर सकती है। उसे किसी ऐसी औरत से सुनने की जरूरत है जो ये सब झेल कर रिश्ता बनाए रखने के साथ साथ अपनी जिंदगी बदल पाई हो। मुझे ये सोचकर अच्छा लगा कि मेरी निजी कहानी अब और औरतों के लिए उम्मीद की मिसाल बन रही थी। पिछले कुछ महीनों में मुझे माया की सहेलियों, मेरी एम्ब्रॉयडरी क्लास की औरतों और यहाँ तक कि पास पड़ोस की कुछ महिलाओं से भी फ़ोन आए, सब एक ही सवाल लेकर, बच्चों से प्यार रखते हुए हेल्दी बाउंड्रीज कैसे बनाई जाएं। मैंने तुरंत माया को वापस फ़ोन किया। रेशमा जब चाहे कॉल करे, अगर मेरी बातें किसी और की मदद कर सकती हैं तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। माया ने प्यार भरी आवाज में कहा, तू जानती भी है तू कितनी बदल गई है। तुझे सुनकर लगता है जैसे तूने दुनिया में अपनी सही जगह ढूंढ ली है। ज्यादा भरोसे वाली, ज्यादा शांत संध्या। उसकी बात ने मेरे दिल को छू लिया क्योंकि वो बिल्कुल वही था जो मैं भीतर से महसूस कर रही थी। मैंने अर्जुन की जिंदगी के किनारे किनारे खड़े एक साई की तरह नहीं बल्कि खुद संध्या की तरह अपनी जगह पाली थी। एक पूरी औरत जिसके अपने शौक, अपनी दुनिया, अपने रिश्ते और अपने प्रोजेक्ट्स थे। उस दोपहर मेरी वीकली एडवांस्ड एम्ब्रॉयडरी क्लास थी आर्ट सेंटर में। मैंने वहाँ इतनी प्रगति कर ली थी कि अब टीचर कविता, जिनका नाम संयोग से मेरी बहू जैसा था पर स्वभाव बिल्कुल अलग, कभी कभी मुझसे कहती, संध्या जी आप जरा नई लेडीज को ये टांका समझा दीजिए। सालों बाद किसी ने मुझे एक्सपर्ट के रूप में देखा था, कोई ऐसा जिसका ज्ञान इतना कीमती है कि आगे बांटा जाना चाहिए। क्लास में मैं नॉर्मा के साथ बैठी थी, 45 साल की एक औरत जो तलाक के बाद थेरेपी के तौर पर कढ़ाई सीख रही थी। वो बोली, संध्या जी आपको सिखाने का अद्भुत पेशेंस है, साफ दिखता है आपको अपना ज्ञान शेयर करने में खुशी मिलती है। उसकी बात सुनकर मेरे भीतर एक सुकून भरा गर्व उभरा। मैंने अपने बारे में एक और सच जाना था, मुझे सिखाना आता है और ये मुझे खुशी देता है। इसी दौरान कविता मेरे पास आई। संध्या जी एक बात सोच रही थी, क्या आप शनिवार सुबह एक वर्कशॉप ले सकती हैं उन महिलाओं के लिए जो लोक कढ़ाई सीखना चाहती हैं। काफ़ी डिमांड है पर हमें आप जैसे पेशेंस और अनुभव वाली कोई नहीं मिल रही। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन एक पल को सचमुच तेज हो गई। 67 की उम्र में मेरे शौक को एक औपचारिक रूप में दूसरों तक ले जाने का मौका। मैंने तुरंत कहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, कब से शुरू करना है? 2 हफ्ते बाद से कुल 6 सेशन होंगे और हाँ, हम आपके समय का प्रॉपर ऑनरेरियम भी देंगे। ये मेरे जीवन में पहली बार था जब किसी ने मुझसे ऐसे काम के लिए पैसे देने की बात की जिसे मैं दिल से एंजॉय करती हूँ। ज़रूरत भी मजबूरी से नहीं बल्कि मेरे हुनर की कदर के रूप में। उस रात मैं अपनी शांत व्यवस्थित रसोई में अकेले खाना खाती हुई इसी प्रस्ताव के बारे में सोच रही थी कि फ़ोन बजा। अर्जुन था। हाय माँ, कैसे हो? कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? उसका सवाल करने का अंदाज इन महीनों में काफ़ी बदल गया था। अब वो पहले ये मानकर चलता था कि मेरी भी अपनी व्यस्तताएं हो सकती हैं। मैंने कहा, नहीं बेटा, बस अभी अभी खाना खाया है, तुम दोनों कैसे हो? वो बोला, हम बहुत अच्छे हैं। असल में ताशा तुम्हें शुक्रवार की रात डिनर पर इनवाइट करना चाहती है। आज हमारी शादी को 6 महीने हो रहे हैं, हमने सोचा तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करें।
ये वैसा ही निमंत्रण था जिसकी आदत मैंने अब बना ली थी। पहले से प्लान किया हुआ, मेरी मौजूदगी को एक अज्यूम्ड ड्यूटी नहीं बल्कि चाही गई उपस्थिति मानते हुए। मैंने मुस्कुराकर कहा, ये तो बहुत प्यारी बात है बेटा, मुझे खुशी होगी। 7 बजे ठीक है, हम एक नया रेस्टोरेंट सोच रहे थे, तुम्हें पसंद आएगा, यही शहर में है, घर के खाने जैसा इंडियन फ्यूजन बनाते हैं। किस रेस्टोरेंट में जाएंगे ये भी मेरी पसंद सोचकर तय किया गया था, सिर्फ उनकी कन्वीनियंस से नहीं। मैंने कहा परफेक्ट, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, माँ, मैं और ताशा कल ही बात कर रहे थे, हमें तुम पर बहुत गर्व है। तुम्हारी क्लासेस, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स, तुम्हारी नई सहेलियाँ, तुम बहुत खुश दिखती हो आजकल। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में हल्की नमी आ गई। ये वही बेटा था जो कुछ समय पहले मुझसे कह रहा था कि फैमिली गैदरिंग्स में कम आया करो, और आज वो मेरी खुशी को नोटिस भी कर रहा था और सराहा भी। मैंने कहा, हाँ बेटा, मैं सच में बहुत खुश हूँ, अपने बारे में इतना कुछ नया जाना है जो पहले कभी सोचा भी नहीं था। वो बोला, दिखता है माँ, ताशा भी कहती है, अब जब हम तुमसे मिलते हैं तो सिर्फ हमारी जिंदगी की बातें नहीं होती, तुम्हारी दुनिया की भी बातें होती हैं, और वो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। फ़ोन रखने के बाद मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ गई और पूरे इस सफ़र के लिए एक गहरी कृतज्ञता महसूस की। शादी वाली रात जो औरत एक पेड़ के पीछे खड़ी होकर अपनी बहू की बातें सुनकर टूट गई थी, उसी दर्द को उसने ईंधन बना लिया था, अपने लिए एक नई जिंदगी गढ़ने के लिए। शुक्रवार की रात का वो एनिवर्सरी डिनर मेरे लिए एक साफ आईना था कि हमारा परिवार कितना बदल चुका है। कई सालों बाद पूरी शाम मैंने महसूस किया, मैं यहाँ देखी जा रही हूँ, सुनी जा रही हूँ और वैल्यूड हूँ, सिर्फ एक माँ के तौर पर नहीं, एक इंसान के तौर पर। हमने मेरे वर्कशॉप के बारे में बात की, कौन कौन सी किताबें पढ़ रही हूँ, अगली बार कोलकाता और शायद किसी और शहर घूमने के प्लान पर बात की। ताशा ने डिटेल में मेरी नई टेक्निक्स के बारे में पूछा, सिर्फ फॉर्मल बातें नहीं, सच में जानने के इरादे से। अर्जुन ने अपने फ्लैट की दीवार सजाने में मेरी राय मांगी, वो दीवार जिसके बारे में वो पहले कहता था, माँ को क्या समझ है मॉडर्न डेकोरेशन की, अब वही मेरी नज़र की कद्र कर रहा था। डेजर्ट के दौरान ताशा ने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे चौंकाया भी और छुआ भी। मम्मी जी, मैंने अपने बारे में बहुत सोचा हाल ही में। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी माँ के साथ वैसा ही व्यवहार कर रही थी जैसा शायद हम पहले आपके साथ करते थे। उसे बहुत हल्के में लेना, उसकी पसंद ना पूछना, ये मान लेना कि वो हमेशा अवेलेबल रहेगी। अर्जुन ने भी कहा, हाँ माँ, मैंने भी सोचा है, हम अपनी माँओं को सिर्फ माँ के रूप में देखते हैं, पूरा इंसान नहीं समझते। ये गलती शायद हम सब बच्चे करते हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा मेरी चेंज ने सिर्फ मेरे साथ रिश्ता नहीं बदला, बल्कि उनके अपने नज़रिए को भी ज़्यादा मैच्योर कर दिया। रात के अंत में जब अर्जुन मुझे कार तक छोड़ने आया तो उसने सालों बाद एक ऐसा सवाल किया जो सीधे मेरे दिल तक पहुंचा। माँ, आप अपनी जिंदगी में जो बदलाव किए हैं उनसे सच में खुश हैं? ये कोई फॉर्मल हालचाल नहीं था, ये मेरे अंदर की दुनिया में झांकने की कोशिश थी। मैंने बिना झिझक कहा, बहुत खुश हूँ बेटा, कई सालों बाद मुझे लगता है मैं सच में अपनी जिंदगी जी रही हूँ, सिर्फ दूसरों की ज़रूरतों पर टिकी हुई नहीं। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, मुझे बहुत अफसोस है माँ कि मुझे ये समझने में इतना समय लग गया कि आपको भी अपनी अलग जिंदगी का हक है। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, ये सोचने का समय नहीं कि देर से समझ आया, महत्वपूर्ण ये है कि अब समझ आ गया है। अब हमारे पास मौका है एक ऐसा रिश्ता बनाने का जो गिल्ट या ज़रूरत पर नहीं बल्कि इज्जत और सच्चे प्यार पर टिका हो। उसके जाने के बाद मैं बरामदे में बैठ गई, आसमान में चमकते तारों को देखते हुए, और पूरी यात्रा को धीरे धीरे अपने भीतर दोहराया। एक अदृश्य सी माँ से जो खुद को किनारे रखती थी, एक ऐसी औरत तक जो अब अपने केंद्र में बैठकर अपनी दुनिया देखती थी। अब जो सन्नाटा मेरी जिंदगी में था वो शिकायत या कटुता का नहीं था, वो उसी शांति का था जो तब आती है जब इंसान अपनी कीमत खुद तय करना सीख ले। अब मैं अपने आप को दूसरों के अप्रूवल की आंख से नहीं, अपने भीतर की आंख से देखती थी। दर्द अनुभव बन चुका था, अनदेखी सशक्तिकरण में बदल गई थी। आसमान की ओर देखते हुए मेरे मन में उन तमाम औरतों के चेहरे आए, बीट्रिस, रेशमा, मेरी क्लास की महिलाएं जो किसी न किसी मोड़ पर अपनी अपनी आज़ादी की तलाश में थीं।
मेरी कहानी बस मेरी नहीं रही थी, वो एक उदाहरण थी कि कभी भी देर नहीं होती अपने आप को दोबारा पहचानने में, जब आप ये तय कर लेते हैं कि अब आप सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी जिएंगे। उस रात मेरी आखिरी सोच बहुत साफ थी। मैंने सीखा था कि सच्चा प्यार, चाहे वो परिवार का हो या किसी और का, तभी फलता फूलता है जब उसके साथ आपसी इज्जत और व्यक्तिगत आज़ादी जुड़ी हो, ना कि अत्यधिक त्याग और निर्भरता। आज अर्जुन और ताशा मुझे ज्यादा सच्चाई से प्यार करते हैं, क्योंकि अब वे मुझे एक स्वतंत्र औरत की तरह देखते हैं, और मैं भी उन्हें ज्यादा आज़ादी से प्यार करती हूँ, क्योंकि अब मेरे प्यार की जड़ उनकी स्वीकृति में नहीं, मेरी खुद की पूर्णता में है। कभी कभी हम अपने अपनों को जो सबसे बड़ा तोहफा दे सकते हैं वो ये है उन्हें ये सिखाना कि हमें कैसे प्यार किया जाए, एक पूरी, कीमती, स्वतंत्र इंसान की तरह। और कभी कभी अपने लिए सबसे बड़ा काम ये होता है खुद को ये इजाज़त देना कि मैं जैसी हूँ वैसी ही रहने का हक रखती हूँ, बिना माफ़ी मांगे, बिना सफाई दिए, बिना हर पल अपनी कीमत साबित किए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप किस शहर से सुन रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, इंदौर, पटना। मैं आपका नाम और शहर पढ़कर बहुत खुश होती हूँ। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो आप सुपर थैंक्स से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं ऐसी और जिंदा दिल, सच्ची कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँ। आपके प्यारे कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। स्क्रीन पर आपको 2 और जिंदगी से जुड़ी कहानियां दिख रही हैं। मैं दिल से रेकमेंड करती हूं कि आप इन्हें भी जरूर सुनें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई लाइफ स्टोरी के साथ। प्यार और इज्जत के साथ मैं हूं आपकी संध्या।